इस झगड़े को रोकना पुलिस का काम है, और तुम्हारे भाई भी तो मुजरिम है। आज नहीं तो कल वो पुलिस की गोली का निशाना जरूर बनेंगे। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। हाथों का 2 चूड़ी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तब रन आउट होना बहुत बुरा होता है। ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो वह आपको नुकसान पहुंचाता है। समझदार बने, तंबाकू से रन आउट होने से बचें। कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। बहुत पछताओगे। दोस्तों, विश्वात्मा मूवी 1992 में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजीव राय ने डायरेक्ट किया है। इसमें स्टारिंग है सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और चकी पांडे, सोनम एंड दिव्या भारती। ये सारे के सारे मंझे हुए कलाकार हैं। दोस्तों, इसका म्यूजिक भी सक्सेसफुल रहा था और ये मूवी भी हिट हुई थी। इसमें म्यूजिक दिया था बिजू शाह ने। यह मूवी 24 जनवरी 1992 को रिलीज हुई थी। यह मूवी 181 मिनट की है जो कि लगभग 3 घंटे की मूवी है। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। दोस्तों, इस मूवी में प्रभास सिंह यानी सनी देओल एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता है और इस वजह से उसके पिता लगातार उसके साथ लॉग हेड्स में रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास करते हैं और अपने देश में रक्तपात आंशिक का विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड अजगर जुर्रत यानी अमरीश पुरी को पकड़ने के लिए मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में कैन्ना में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। जब प्रभात एक मुठभेड़ में अजगर के भाई को मार देता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। एक नाराज अजगर ने प्रभात के युवा स्कूल जाने वाले भाई का अपहरण और हत्या कर देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो जाता है और उसके पिता ने उसे उसके भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया है और उसे अपने संकट को दिखाने के लिए प्रभात के पिता ने उसे परिवार से निकाल देता है। प्रभात अपने पिता के मना करने के बाद भारत के एक दूर के गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी श्री मदन उसके खिलाफ हो जाता है और उसे पुलिस ASP में बदल देने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से अजगर ने मदन भरद्वाज मंगल ढिल्लो को उसकी शादी की रात में मार डालता है। उसके बाद अजगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार करता है, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद अजगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद वह बुरी तरह से घायल हो गया। इस प्रकार मदन का भाई आकाश भरद्वाज यानी चक्की पांडे अजगर से बदला लेने की कसम खाता है। बाद में अजगर केन्या भाग गया और अदालत में उसे आजमाने के लिए उसे वापस भारत लाना लगभग असंभव है। इसलिए पुलिस कमिश्नर दिलीप ताहिल प्रभात से संपर्क करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो असंभव को प्राप्त कर सकता है। स्थिति की आवश्यकता मदन की हत्या आदि को देखने के बाद प्रभात के पिता ने भी अपना मन बदल लिया और प्रभात की अवज्ञा के लिए माफी मांगने का फैसला करते हैं और संशोधन के लिए वह प्रभात को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वह अजगर को पकड़ने के लिए मिशन पर दोबारा से लौट आए। प्रभात मिशन पर जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो जाए, जिससे आकाश सहमत होता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और अगली फ्लाइट को कन्या ले जाते हैं। कन्या में मदन की भाभी रेणुका यानी सोनम को ढूंढते हैं।
जो उसी गुप्त मिशन पर भी है, इसलिए वह उन्हें अजगर के पास जाने में मदद करती है और उन्हें अपने ठिकाने पर कुछ और जानकारी प्रदान करती है। वह उन्हें बताती है कि यहाँ अजगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है। इसलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। लेकिन प्रभात और आकाश एक ईमानदार पुलिस वाले सूर्य प्रताप यानी नसीरुद्दीन शाह की मदद से अजगर की तलाश करते हैं। सूर्य पहले तो अजगर को सलाखों के पीछे डालने से हिचक रहा है, लेकिन फिर रेणुका ने अपनी पत्नी रहस्यमय आत्महत्या के पीछे की सच्चाई से सूर्य को अवगत कराती है। उसकी पत्नी ने अजगर के मूर्ख और विभत्स पुत्र के अलावा किसी और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। जब सूर्य को पता चलता है कि उसकी पत्नी की असामयिक और दुखद मौत के पीछे अजगर का कारण था, तो वह अजगर का सामना करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश ने सूर्य को बचाया और तीनों एक एक कर अजगर और उसकी टीम को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल होता है और रोमांच शुरू होता है। आकाश को अजगर की बेटी सोनिया यानी ज्योत्सना सिंह से प्यार हो जाता है और सूर्य रेणुका से प्यार करने लगता है और उसी समय पर जानकारी और आश्चर्यजनक मदद के लिए आभारी हो जाता है। प्रभात उस भारतीय लड़की से मिलता है जिसे वह भारत में अपने गृह नगर में मिला था, जिसने केन्या कुमुद यानी दिव्या भारती तक उसका पीछा किया था। उसे नाइट क्लब में प्रभात के लिए 7 समुद्र पार गीत गाया था। दोस्तों, इसमें 7 समुद्र पार गीत जो कि काफी हिट हुआ था और ये आज भी काफी हिट है। आज भी लोग इसे बहुत ज्यादा सुनते हैं। प्रभात आखिरकार अपने दोस्तों सूर्य और आकाश के पकड़े गए अपराधी अजगर के साथ भारत लौट आता है। जोड़े प्रभात कुसुम, सूर्य रेणुका और आकाश सोनिया अंत में एकजुट होकर खुशी मनाते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की हुई कहानी है। इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इस कहानी को जरूर समझे होंगे। फिलहाल अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो ये मूवी काफी अच्छी है, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए अगर आप सनी देओल के फैन हैं तो। बात करें प्रोडक्शन की, तो अपनी 1989 की फिल्म त्रिदेव की मेगा सफलता के बाद राजीव राय ने 3 मुख्य लीड के साथ एक और एक्शन थ्रिलर तैयार करने का फैसला किया और इस तरह विश्वात्मा की कल्पना की गई थी। राय ने स्थल परिवर्तन के लिए जाने का फैसला किया और केन्या में फिल्म के अधिकांश हिस्सों की योजना बनाई। वह त्रिदेव यानी सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ के रूप में एक ही पुरुष की भूमिका निभाना चाहते थे। हालांकि जैकी के बेटे टाइगर श्रॉफ का जन्म हुआ था और उनके ज्योतिष ने उन्हें 1 साल के लिए विदेश यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। इस प्रकार राय ने एक व्यक्तिगत मित्र सुनील शेट्टी को लॉन्च करने पर विचार करने के बाद श्रॉफ के बजाय चकी पांडे को लीड करने के लिए चुना था। राय ने त्रिदेव के कई कलाकारों का भी पुनः उपयोग किया, जिसमें मुख्य खलनायक के रूप में अमरीश पुरी और माध्यमिक खलनायक के रूप में राजा मुराद, दिलीप ताहिल, तेज इस्प्रो और दान धनोवा शामिल थे। एक मुख्य अंतर यह है कि जबकि भरत सक्सेना ने त्रिदेव में एक नकारात्मक भूमिका निभाई, इस फिल्म में केन्या पुलिस के सख्त लेकिन एक अभिनेता के रूप में उनकी सकारात्मकता भूमिका थी। 7 समुद्र पार गीत उन दिनों नैरोबी के एक बहु लोकप्रिय क्लब बबल्स डिस्केथो में फिल्माया गया था। क्लाइमैक्स का पीछा मसाई मारा नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्व के खुले मैदानों पर किया गया था। समुद्र तट के कई दृश्य अम्बासा के विभिन्न समुद्र तटों और समुद्र तट के होटलों में शूट किए गए थे। फिल्म अपने संवाद में कई स्वाहिली वाक्यांशों और शब्दों को भी शामिल करती है, जैसे कि जेम्बो, जमरीसाना और मिमिनी नुकवासना। अपने संवाद में कई स्वाहिली वाक्यांशों के शब्दों को शामिल करती है, जैसे कि जम्बो जिसका मतलब होता है हेलो, मंजूरी सना जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा और मिमी वी कुनवासना जिसका मतलब होता है मैं बहुत बड़ा महान हूँ। अगर बात करें इसके साउंड ट्रैक की, तो त्रिदेव के संगीत की सफलता के बाद सभी को उम्मीद थी कि बिजू शाह इस फिल्म के साथ जादू करेंगे। साउंड ट्रैक को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था, 2 मिलियन यूनिट बेचकर और वर्ष का 7वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बना था। इसका सबसे लोकप्रिय गीत 7 समुद्र पार था, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और साधना सरगम द्वारा गाया गया था। गीत पेट शॉप बॉयज गीत हार्ट्स 1988 के एक नमूने का उपयोग करता है।
सात समुंदर पार 20 साल बाद भी रेडियो स्टेशन और डिस्को थे पर 7वां विषय को एंगना के एलुहास से कॉपी किया जाता है, जिसमें केवल महिला को बिजू शाह के इनपुट के रूप में गुनगुनाया जाता है। इसमें पार्श्व गायक अमित कुमार और कुमार सानू, नसीरुद्दीन शाह के लिए अलका याग्निक, ज्योत्सना सिंह के लिए और साधना सरगम, दिव्या भारती के लिए, उदित नारायण चंगी पांडे के लिए, सपना मुखर्जी सोनम के लिए और मोहम्मद अजीज के लिए शुभकामनाएं हैं। की फिल्म किक के लिए निर्माता साजिद नडियाडवाला ने गीत सात समुंदर के अधिकतर 1.5 करोड़ रुपए में खरीदे थे। उन्होंने अपनी दिवंगत त्रिदेव 1989 में बनी हिंदी भाषा की एक्शन रोमांचकारी फिल्म है। राजीव राय द्वारा निर्देशित इस फिल्म को गुलशन राय द्वारा निर्मित किया गया है। नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, जयकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी और सोनम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म सुपरहिट रही थी, इसका संगीत भी लोकप्रिय रहा था। इस मूवी में संगीत दिया है कल्याण जी, आनंद जी और बिजू शाह ने। यह मूवी भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। करण सक्सेना एक पुलिस अधिकारी है जो अपने पिता के साथ रहता है, जो पेशे से एक न्यायाधीश है। उसकी आयुक्त की बेटी दिव्या माथुर से शादी होनी तय है। वह भुजंग और भैरव सिंह की अध्यक्षता में एक कुख्यात आपराधिक गिरोह का पता लगाता है। ऐसे करण को आपराधिक मामलों में फंसा दिया जाता है। मामले का अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और पर्याप्त साक्ष्य की कमी के कारण करण दोषी साबित हो जाता है। उसी दिन उसके पिता ने खुद को लटकाकर आत्महत्या कर ली और उसे मधुरपुर नामक एक दूरस्थ इलाके में अपनी सजा के लिए स्थानांतरित किया गया। करण एक गिरोह त्रिदेव बनाता है जिसमें जय सिंह नामक एक गांव डकैत है जिसके पिता को भुजंग ने मार दिया था, और आयुक्त का बेटा रवि माथुर जिसके बहन का भुजंग ने अपहरण कर लिया है। ये तीन पुरुष भुजंग और उसके गिरोह के खिलाफ प्रतिशोध की कसम खाते हैं। भुजंग के खिलाफ प्रतिशोध के हिस्से के रूप में वे अपने सामान के साथ अपने पहनने वाले घर को नष्ट कर देते हैं, बैंक चोरी को असफल कर देते हैं और खुले तौर पर उन्हें चुनौती देते हैं। अब ये पुरुष पुलिस के हस्तक्षेप बिना भुजंग के पूरे गिरोह को नष्ट करते हैं। इसमें सनी देओल इंस्पेक्टर करण सक्सेना के रूप में है, नसीरुद्दीन शाह जय सिंह के रूप में है और जयकी श्रॉफ रवि माथुर के रूप में है, माधुरी दीक्षित दिव्या माथुर के रूप में है। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित, सारा संगीत कल्याण जी, आनंद जी और बिजू शाह द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था मैं तेरी मोहब्बत में, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। दूसरा सॉन्ग था तिरछी टोपी वाले, जिसे गाया था सपना मुखर्जी अमित कुमार ने। तीसरा सॉन्ग था गली गली में, जिसे गाया था अलका याग्निक और मनहर उदास ने। चौथा सॉन्ग था गजर ने किया है इशारा, जिसे गाया था अलका याग्निक, साधना सरगम और सपना मुखर्जी ने। पांचवा सॉन्ग था रात भर जाम से, जिसे गाया था अलीसा चिश्नोई ने। छठा सॉन्ग था तिरछी टोपी वाले, जिसे गाया था अमित कुमार, सपना मुखर्जी ने। सातवां सॉन्ग था मैं तेरी मोहब्बत में, जिसे गाया था साधना सरगम ने। आठवां सॉन्ग था त्रिदेव, जिसे गाया था नसीरुद्दीन शाह ने। नौवां सॉन्ग था उवा उवा, जिसे गाया था अमित कुमार, उदित नारायण, जाली मुखर्जी ने। 10वां सॉन्ग था त्रिदेव 2, जिसे गाया था नसीरुद्दीन शाह ने। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की तो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार 1990 में सपना मुखर्जी को तिरछी टोपी वाले गाने के लिए दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार अलीसा चिनाई को रात भर जाम से गाने के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार अमित कुमार को तिरछी टोपी वाले के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार कल्याण जी, आनंद जी और बिजू शाह को नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार अमरीश पुरी को नॉमिनेट किया गया था। 1989 में आई फिल्म त्रिदेव के बारे में घिसी पिटी स्टोरी लाइन पर बनने के बावजूद यह फिल्म स्टार कास्ट से लेकर एक्शन सीक्वेंस और म्यूजिक के मामले में ऐतिहासिक मानी जाती है। ऐतिहासिक इन द सेंस की त्रिदेव ने अपनी तरह की फिल्मों की ओर देखने का लोगों का नजरिया बदल दिया। रेगुलर होते हुए भी रेगुलर से हटकर इसका क्रेडिट जाता है राजीव राय और विजय शाह की जोड़ी को, जिन्होंने आगे हमें विश्वात्मा, मोहरा और गुप्त जैसी फिल्में दी। लेकिन आज बात 7 जुलाई 1989 को रिलीज होने वाली फिल्म त्रिदेव की है। जानी मेरा नाम, दीवार और त्रिशूल जैसी बड़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर गुलशन राय के बेटे राजीव फिल्म बनाना चाहते थे। 1985 में राजीव ने अनिल कपूर, जयकी श्रॉफ और टीना मुनिम को लीड रोल्स में लेकर युद्ध नाम की फिल्म से अपना डेब्यू किया था। फिल्म नहीं चली। राजीव अगली फिल्म की तैयारी में लग गए। वो 3 हीरोइंस वाली स्लिक एक्शन थ्रिलर बनाना चाहते थे। अपनी फिल्म में उन्होंने सनी देओल और जयकी श्रॉफ को तो कास्ट कर लिया, लेकिन तीसरा एक्टर तलाशने में उन्हें दिक्कत आ रही थी। इंडस्ट्री के तमाम नाम गिनाए जाते हैं
उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में राजीव नसीरुद्दीन शाह के पास पहुंचे। नसीर तब कमर्शियल फिल्म में ज्यादा एक्टिव नहीं थे, हालांकि उन्होंने कर्मा समेत इक्का दुक्का मसाला फिल्में कर रखी थी। जब राजीव उनके पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो किसी कैरेक्टर रोल में उन्हें कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऑफर सुनकर नसीर चौंके क्योंकि ये सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ पैरेलल लीड रोल था। रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में नसीर बताते हैं कि उन्हें पक्का भरोसा था कि यह फिल्म बुरी पिटेगी, लेकिन इसने सफल होकर उन्हें सरप्राइज कर दिया। वे भले ही इस फिल्म के लिए राजीव का आभार जताते रहे हों, लेकिन त्रिदेव ने उनका करियर अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया। लेकिन वो इस बात के लिए कभी इनकार नहीं कर सकते कि त्रिदेव एक अच्छी फिल्म नहीं थी। कई इंटरव्यू में नसीर ये भी कहते हुए सुना गया कि वो राजीव राय की फिल्म सिर्फ पैसे के लिए करते थे। त्रिदेव में सनी देओल के अपोजिट पहली बार माधुरी दीक्षित को कास्ट किया गया था। हालांकि तब माधुरी इतनी बड़ी स्टार नहीं थी, लेकिन उनके मैनेजर रिकू राजेश नाथ हर संभव उन्हें बिग लीग में पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए थे। वो माधुरी को बड़ी फिल्मों में काम दिलाने के लिए प्रोड्यूसर्स के आपसों के चक्कर काट रहे थे। जब राजीव ने माधुरी को त्रिदेव के लिए साइन किया, तब तक दयावान के अलावा माधुरी की कोई और बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। फिरोज खान डायरेक्शन दयावान मणिरत्नम की गैंगस्टर फिल्म नायकन का रीमेक थी, लेकिन हिंदी मीडिया में ये चर्चा का विषय यूं थी कि फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच एक किसिंग सीन था। दयावान के 2 महीनों बाद माधुरी की तेजाब रिलीज हुई थी। फिल्म में उनका एक गाना 1 2 3 मार्केट से खूब चल रहा था। इन्हीं दिनों राजीव अपनी फिल्म का एक गाना शूट कर रहे थे, जिसमें संगीता, बिजलानी, सोनम और माधुरी को नजर आना था। सोनम पिछले साल भर में सदियों फिल्में कर चुकी थी और लोग उन्हें पहचानने लगे थे। कहने का मतलब फिल्में भले ही उनकी हिट न हो रही हो, लेकिन तब भी वो माधुरी से बड़ी स्टार थी। नजर ने किया है इशारा गाने की शूटिंग चल रही थी। आमतौर पर सबसे बड़े कास्ट को सेंसर स्टेज यानी स्टेज के सबसे मुख्य हिस्से में रखा जाता है। ओए ओए के शुरुआती कुछ हिस्सों में जहां सोनम नजर आती हैं, लेकिन 1 2 3 रिलीज होने के बाद खेल बदल गया। गाने की शूटिंग के बीचों बीच प्रोड्यूसर के कहने पर सोनम को साइड कर माधुरी को बीच में लाया गया। त्रिदेव की शूटिंग के दौरान सोनम और राजीव के बीच कुछ चल रहा था। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। कहा गया सोनम के करीब होने की वजह से त्रिदेव में सोनम को काफी 2 हीरोइन के ऊपर तरजीह मिल रही है। फिल्म में उनका फुटेज भी संगीता और माधुरी से ज्यादा है और ओए ओए गाने के सेंटर स्टेज वाला किस्सा तो आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं। 1991 में यानी त्रिदेव के रिलीज के 2 साल बाद राजीव और सोनम ने शादी कर ली। इसके बाद डायरेक्टर और हीरोइंस की इस जोड़ी ने विश्वात्मा जैसे फिल्म में साथ काम किया। 1997 में गुप्त की रिलीज के बाद राजीव पर अबू सलेम गैंग के लोगों ने हमला कर दिया। उन पर गोलियां चलाई गई, लेकिन वहां वो अपने बॉडीगार्ड के साथ किसी तरह बचकर निकल गए। इस घटना के बाद राजीव ने अपनी पत्नी सोनम के साथ इंडिया छोड़ दिया, लेकिन इस घटना के 4 साल बाद यानी 2001 से दोनों सोनम और राजीव अलग अलग रहने लगे। अगले 15 साल तक दोनों ने अपनी शादी यूं ही बचा कर रखी, क्योंकि वे अपने बेटे के 18 साल होने का इंतजार कर रहे थे। 2016 में उन्होंने तलाक के लिए अप्लाई किया और अगले साल ऑफिशियली अलग हो गए। शादी से बाहर आने के बाद सोनम ने अपने बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड मुरली से शादी कर ली। त्रिदेव की सफलता का एक सिरा उनकी म्यूजिक तक भी जाता है। त्रिदेव एल्बम नजर ने किया इशारा, ओए ओए, गली गली में फिरता है और मैं तेरी मोहब्बत में जैसे गाने से लैस था, एकदम फ्लॉप प्रूफ। हालांकि इस एल्बम को लेकर विवाद भी कई हुए थे। कहा गया कि फिल्म के गाने कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने बनाए, लेकिन इसका क्रेडिट कल्याण जी के बेटे बिशु शाह को दिया गया। हालांकि फिल्म के क्रेडिट प्लेट में बिशु शाह को सिर्फ म्यूजिक कंडक्टर का क्रेडिट दिया गया था। फिल्म का म्यूजिक विवाद इतना बड़ा हो गया कि बिशु शाह को अपने इंटरव्यूज में इसके पीछे की पूरी कहानी बतानी पड़ी। बिशु शाह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि त्रिदेव के म्यूजिक का पूरा काम उन्होंने खुद किया था, लेकिन फिल्म में नाम कल्याण जी आनंद जी का इस्तेमाल हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर छोड़ी प्रोड्यूसर गुलशन राय के साथ कंटेस्ट में बंधी हुई थी। त्रिदेव के म्यूजिक के साथ दोनों चीजें हुई। फिल्म के तकरीबन हर गाने की धुन पर चोरी के आरोप लगे। बॉलीवुड के दस्तूर के मुताबिक अगर किसी नए चेहरे को लॉन्च करना होता है तो या तो उसे लव स्टोरी के साथ परोसा जाता है अथवा एक्शन हीरो के रूप में। जानी मानी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के भतीजे और उनकी बहन सिंपल कपाड़िया के बेटे करण कपाड़िया को इंट्रोड्यूस करने वाली फिल्म ब्लैंक में परंपरा के अनुसार एक्शन हीरो के रूप में पेश किया गया है।
निर्देशक बेहजादा खम्बाटा ने अपनी इस फिल्म में सनी देओल जैसे बड़े अभिनेता, रणबीर शर्मा और इस्ता दत्त जैसे यंग टैलेंट को लेकर एक ठीक ठाक फिल्म तो बना ली, मगर यदि स्क्रिप्ट दमदार होती तो यह एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी। कड़कपाड़िया शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों को मोबाइल पर निर्देश दे रहा है, मगर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे जब अस्पताल में लाया जाता है तो राज खुलता है कि वह एक सुसाइड बम्बर है। हनीफ के एनकाउंटर का फैसला किया जाता है, मगर तभी यह कॉल आती है और कहानी 12 घंटे पीछे जाती है। एटीएस चीफ SS दीवान यानी सनी देओल को शहर में एक बहुत बड़ी खेप में HMX विस्फोटक लाए जाने की खबर मिलती है। वह अपनी टीम हुस्ना यानी इस्ता दत्त और रोहित यानी रणबीर शर्मा के साथ तफ्तीश में जुट जाता है। जांच पड़ताल से पता चलता है कि हनीफ के शरीर पर लगे हुए बम के तार अन्य 24 लोगों के बम से जुड़े हैं और आतंकवादी मकसूद यानी जमील खान जिहाद और जन्नत के नाम पर उसका इस्तेमाल करके शहर में 25 धमाके करके आतंक का राज कायम करना चाहता है। हनीफ किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलता है। क्या वह उन 25 धमाकों के भयानक काम को अंजाम दे पाता है? युवा हनीफ आत्मघाती बम क्यों बना? इस सवालों के जवाब फिल्म में मिलेगा। निर्देशक बेहजाद खम्बाटा ने कहानी की शुरुआत बहुत दिलचस्प ढंग से की, जहां मध्यांतर तक उत्सुकता बनी रहती है कि हनीफ की असलियत क्या है। आतंकियों के तार ढूंढने का ट्रीटमेंट दर्शकों को बांधे रखता है, मगर सेकंड हाफ में आकर कहानी बिखर जाती है। जिहाद जैसे विषय पर पहले भी कई फिल्में बना चुकी हैं, यही वजह है कि निर्देशक इसे खास नहीं बना पाए। हालांकि अंत का ट्विस्ट और सस्पेंस दर्शकों को चौंकाता है, मगर एक्शन के तगड़े डोज के बाद अक्षय कुमार और कड़कपाड़िया का प्रमोशनल सॉन्ग अली अली बहुत फनी लगता है। अभिनय की बात करें तो एटीएस चीफ के रूप में सनी देओल ने अपनी एज प्ले की है और एक्शन इमोशन के साथ उन्होंने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। नए चेहरे कड़कपाड़िया एक्शन के मामले में चतुर और चपल साबित हुए हैं, मगर एक्सप्रेशन के मामले में चूक गए हैं। पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर एक ही भाव रहता है। रणबीर शर्मा ने एटीएस ऑफिसर की भूमिका में अच्छा काम किया है। हुस्ना के रूप में इस्ता देओल के पास कुछ ज्यादा करने को नहीं था। आतंकी सरगना मकसूद के रूप में जमील खान ने चरित्र के मुताबिक काम किया है। संगीत पक्ष भी कोई कमाल का नहीं दिख पाया है। सस्पेंस थ्रिलर और एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो आप यह फिल्म देख सकते हैं। बॉलीवुड में अधिकतर नए चेहरे को लॉन्च करने की जिम्मेदारी वैसे तो करण जौहर ने ले रखी है, लेकिन कभी किसी और को भी मौका मिल जाता है। जानी मानी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के भतीजे और उनकी बहन सिंपल कपाड़िया के बेटे करण कपाड़िया ने फिल्म ब्लैक से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। फिल्म ब्लैक सिनेमाघर में 3 मई को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन निर्देशक बेहजाद खम्बाटा ने किया है। करण कपाड़िया को इस फिल्म में एक्शन हीरो के रूप में पेश किया गया है। एक्शन को संभालने के लिए फिल्म में सनी देओल भी हैं। आइए जानते हैं फिल्म क्या है, क्या है इसकी कहानी। आइए जानते हैं फिल्म के रिव्यू के बारे में। कहानी। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है करण कपाड़िया की एंट्री से। करण कपाड़िया यानी हनीफ लोगों से मोबाइल पर बात कर रहा है, लेकिन अचानक सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन खुलासा होता है कि वह एक सुसाइड बम्पर है। पुलिस की तरफ से हनीफ के एनकाउंटर करने का फैसला किया जाता है, मगर तभी एक कॉल आती है और कहानी 12 घंटे पीछे जाती है। एटीएस चीफ S दीवान सनी देओल को शहर में एक बड़ी खेप में HMX विस्फोटक लगाए जाने की खबर मिलती है। वह अपनी टीम हुस्ना यानी इस्ता दत्त और रोहित यानी रणबीर शर्मा के साथ तफ्तीश में जुट जाता है। तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि हनीफ के शरीर पर लगे हुए बम के तार 24 अलग तारों से जुड़े हुए हैं। इन सभी बमों की कमांड आतंकवादी मकसूद यानी जमील खान जिहाद और जन्नत के नाम पर उनका इस्तेमाल करके शहर में 25 धमाके करके आतंक का राज कायम करना चाहता है। हनीफ किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलता है। क्या वह उन 25 धमाकों के भयानक काम को अंजाम दे पाता है? युवा हनीफ आत्मघाती बम क्यों बना? इस सवालों का जवाब फिल्म में मिलेगा। चलिए बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। निर्देशक बेहजाद खम्बाटा ने फिल्म की कहानी की शुरुआत काफी मजेदार तरीके से की है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है फिल्म बिखरने लगती है। इंटरवल से पहले फिल्म से आप बंधे रहते हैं, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म उबाने लगती है। जिहाद पर आधारित फिल्में पहले भी बनी हैं। इस फिल्म के निर्देशक और फिल्म की कहानी लिखने वाले राइटर कुछ खास फिल्म को एंगल नहीं दे पाए हैं। फिल्म के अंत में ट्विस्ट लाकर थोड़ा फिल्म को संभाला गया, लेकिन एक्शन के तगड़े डोज के बाद अक्षय कुमार और करण कपाड़िया का प्रमोशनल गाना अली अली को फिल्म का मजाक उड़ाने के लिए डाल दिया गया। चलिए बात करते हैं कलाकारों की। इस फिल्म में करण कपाड़िया ने अपने भरपूर एक्शन के साथ एंट्री मारी है।
करण कपाड़िया ने एक्शन तो ठीक ठाक कर लिए, लेकिन एक्सप्रेशन के मामले में चूक गए हैं। एक्टिंग के मामले में कच्चे नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी फिल्म में करण के चेहरे के भाव एक जैसे ही हैं। सनी देओल ने अपने एक्शन इमोशन रोल के साथ फिल्म में न्याय किया है। रणवीर शर्मा ने एटीएस ऑफिसर की भूमिका में अच्छा काम किया है। हुस्ना के रूप में इश्ता दत्त के पास कुछ ज्यादा करने को नहीं था। आतंकी सरगान मकसूद के रूप में जमील खान ने चरित्र के मुताबिक काम किया है। किसी भी थ्रिलर फिल्म को दिलचस्प बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तेज तर्रार कहानी, हैरत में डाल देने वाला सस्पेंस, साथ ही सदी हुई एक्टिंग और निर्देशन किसी भी थ्रिलर फिल्म को क्लासिक का दर्जा दिला सकती है। लेकिन सनी देओल के करण कपाड़िया की फिल्म ब्लैक कई मायनों में चूक जाती है। ब्लैक शुक्रवार को रिलीज हुई थी। इस फिल्म से डिम्पल कपाड़िया के भांजे करण कपाड़िया ने डेब्यू किया था। ब्लैक की कहानी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर सिद्धू दीवान यानी सनी देओल की है, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हेड है। वो अपनी ड्यूटी को लेकर इतना वफादार है कि वह इस मामले में किसी को नहीं बख्शता, चाहे उसका परिवार ही क्यों न हो। दीवान को एक बेहद अजीब स्थिति का सामना करना पड़ता है। जब एक जख्मी शख्स करण कपाड़िया बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचता है। इस शख्स की छाती पर बम लगा है, उसकी धड़कन पर बम की टाइमिंग सेट की गई है। सिद्धू को समझ आ जाता है कि अगर एक शख्स का दिल धड़कना बंद हुआ तो बम फट जाएगा। मुंबई शहर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और परेशानी भरी स्थिति ये भी है कि ये करण जो आतंकी है अपनी याददाश्त खो चुका है और उसे नहीं पता कि वो एक आतंकवादी है या नहीं। हालांकि खतरा केवल यही तक सीमित नहीं है। एटीएस को एहसास होता है कि मुंबई शहर को बर्बादी से पहले बचाना होगा। सनी देओल अपने 90 के दशक के हीरो वाले अंदाज में आतंकवाद पर काबू करने के लिए निकल पड़ते हैं और कई आतंकवादियों की राइफल के सामने सनी की छोटी सी रिवॉल्वर भारी पड़ती है। सनी देओल यूं तो कुछ सीन में प्रभावित करते हैं, लेकिन कई सीन में वह जमते नहीं हैं। फिल्म के मेकर्स कहीं न कहीं ये भूल जाते हैं कि अब बॉलीवुड में 20 साल पुराना दौर नहीं रहेगा और फिल्मों में मेलोड्रामा की जगह लोग रियलिज्म को लेकर सतर्क हो गए हैं। डिम्पल कपाड़िया के कजन करण कपाड़िया बॉलीवुड में अपनी पहली परफॉर्मेंस से प्रभावित करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे दर्शकों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में जब प्लॉट बदलता है तो कहानी को लेकर दिलचस्पी बढ़ती है और ऐसा सिर्फ करण के परफॉर्मेंस की वजह से ही संभव हो पाता है। दुर्भाग्य से करण कपाड़िया का परफॉर्मेंस एक बेहद कंफ्यूजन कहानी के नीचे दब जाती है। इसके अलावा फिल्म में इश्ता दत्त ने भी एक्टिंग की है, लेकिन वो पूरी तरह से वेस्ट नजर आते हैं। ब्लैंक एक अच्छी थ्रिलर फिल्म हो सकती थी, मगर स्क्रिप्ट की कमियों और अति उत्साहित सनी देओल इस फिल्म की कहीं न कहीं लय बिगाड़ देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइट या रॉन्ग मूवी के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस मूवी से रिलेटेड बेहतरीन फैक्ट्स और इसकी स्टोरी। तो आप वीडियो पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार ज्यादा उम्मीदों के साथ फिल्म देखी जाए तो पसंद नहीं आती। उसी तरह कई फिल्में तब अच्छी लगती हैं जब उम्मीद कम हो। राइट या रॉन्ग इसी कैटेगरी में आती है। फिल्म पर थोड़ी मेहनत की जाती तो यह एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी, लेकिन इसके बावजूद यह निराश नहीं करती। कहानी है अजय यानी सनी देओल की, जो पुलिस ऑफिसर है। वह अपनी पत्नी यानी ईशा को पिक कर और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अजय को गोली लग जाती है और शरीर का निचला हिस्सा लकवे का शिकार हो जाता है। व्हील चेयर पर बैठकर अजय जीना नहीं चाहता। वह अपनी पत्नी और भाई को कहता है कि वो उसे मार दे। वह एक प्लान बनाता है जिससे लगता है कि उसकी मौत एक हादसे में हुई है। इसके बाद कहानी में जबरदस्त घुमाव आता है। नीरज पाठक द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शुरुआत की कुछ रील्स बेहद बोर और उबाऊ हैं। समझ में ही नहीं आता कि वे क्या दिखाना चाहते हैं। इस हिस्से में कुछ गानों को भी बेवजह ठूंसा गया है जिनका कोई मतलब नहीं है। कुछ सीन सनी और इरफान के बीच शादी को लेकर बातचीत बड़े बोरिंग हैं। फिल्म में पकड़ तब आती है जब सनी देओल अपने आप को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद चौंकाने वाले घटनाक्रम घटते हैं और फिल्म एक थ्रिलर में बदल जाती है। अपराधी सामने है और पुलिस उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। इस हिस्से में इरफान के रोल को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है और ये भी एक कारण है कि फिल्म में रुचि पैदा होती है। नीरज पाठक ने फिल्म को लिखा भी है। उनके लेखन में कुछ छोटी मोटी कमियां भी हैं जिनकी चर्चा यहाँ करने से फिल्म का सस्पेंस खुल सकता है। अगर वह फिल्म के मध्यांतर के पूर्व हिस्से को भी बेहतर लिख लेते तो यह एक उम्दा फिल्म बन सकती थी। सनी देओल के अभिनय का स्तर एक जैसा नहीं रहा। कुछ दृश्य उन्होंने बेमन से किए मानो उन्हें कोई रुचि ही नहीं है।
बैक प्रॉब्लम के कारण वे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और थुलथुले हो गए हैं। लूज शर्ट टी शर्ट पहनकर उन्होंने मोटापे को छिपाने की कोशिश की थी। इरफान खान सशक्त तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और उन्हें ज्यादा मौके दिए जाने थे। कोंकणा सेन जो रोल निभाया है वो उनके लायक नहीं था। सनी और उनके रिश्ते को भी ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। ईशा कोप्पिकर और अन्य कलाकारों का अभिनय औसत है। फिल्म के म्यूजिक के बारे में बात करना बेकार है। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी औसत है। आइए जानते हैं राइट है या रॉन्ग की फुल स्टोरी। अजय श्रीधर यानी सनी देओल और विनय पटनायक यानी इरफान खान दोनों ही अच्छे दोस्त रहते हैं। दोनों पुलिस में रहते हैं और साथ में अपराधियों को पकड़ते हैं। लेकिन एक दिन ऐसे ही अपराधियों को पकड़ते समय दुर्घटना में अजय जख्मी हो जाता है और उसके बाद पता चलता है कि वह अब चल नहीं सकता। इसके बाद वह पुलिस से सेवानिवृत्त हो जाता है। कुछ दिनों बाद यह पता चलता है कि उसने अपने भाई और पत्नी को गोली मार दिया। इस पर अजय बोलता है कि उसे लगा था कि रात को कोई चोर आया और उससे बचने के लिए उसने गोली चला दी थी। उसका दोस्त इस बात को नहीं मानता है और अपने ही दोस्त के खिलाफ सबूत ढूंढने लगता है। उसे कई सबूत भी मिल जाते हैं जिससे वह न्यायालय में इस मामले को ले जाता है। लेकिन राधिका पटनायक यानी कोंकणा सेन शर्मा को अजय के ऊपर भरोसा रहता है कि वह कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। इसके बाद विनय अदालत में अजय के खिलाफ कई सबूत पेश करता है और राधिका भी उसे बेगुनाह साबित करने के लिए कई सबूत पेश करती है। इसके बाद विनय उसे झूठ पकड़ने वाली मशीन द्वारा जांच के लिए बोलता है और उसमें भी यही सामने आता है कि अजय निर्दोष है। न्यायालय उसे इस मामले से बाहर कर देती है। इसके बाद विनय को अपनी का एहसास होता है। वह अजय से क्षमा मांगता है। अजय उसे एक चिट्ठी दे देता है और दूसरे देश के लिए हवाई जहाज के ओर जाते रहता है। चिट्ठी में लिखा होता है कि उसने ही अपनी पत्नी और भाई को मारा था, लेकिन अपने बच्चे के मोह के कारण वह अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर सकता है। उसने इसके बाद लिखा कि वह जब चलने लगा तो वह अपने परिवार को यह सुसमाचार देने घर में बिना किसी को बताए ही आ गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और भाई एक ही बिस्तर में बिना कपड़ों के लेटे हुए थे और उससे आज़ादी पाने की योजना बना रहे थे। उसके बाद वह उन दोनों को आज़ादी देने के लिए अपने आप को ही मारने वाला था कि उसके बच्चे का चेहरा उसके सामने आ गया और वह रुक गया। इसके बाद उसने उन दोनों को मिलाकर एक योजना बनाई जिससे उन दोनों को बीमा का पैसा मिल सके। वह दोनों पहले उसे मारने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में दोनों ही तैयार हो गए। उसके तहत उन दोनों को एक स्थान से बंदूक खरीदना था और फिल्म देखने के नाम पर एक स्थान पर जाके कुछ ही समय में वापस घर में आना था। जैसे ही वो दोनों घर आते हैं, अजय दोनों को एक एक करके मार देता है। विनय पूरी तरह से चिट्ठी पढ़ने के बाद सोचता है कि क्या यह सही है या गलत, और उसके बाद वह अजय को जाने देता है। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। इसमें सनी देओल अजय श्रीधर का रोल निभा रहे हैं, इरफान खान विनय पाठक का रोल निभा रहे हैं, ईशा कोप्पिकर अंशिता अंशु श्रीधर का रोल निभा रहे हैं। इस मूवी के निर्माता हैं नीरज पाठक, कृष्णन चौधरी इसके निर्देशक हैं नीरज पाठक। इसमें संगीत दिया है मोंटी शर्मा ने। इसके कलाकार हैं सनी देओल, ईशा कोप्पिकर, इरफान खान, कोंकणा सेन शर्मा, किरण खेर, दीपल शाह, गोविंद नामदेव। राइट और रॉन्ग की कहानी दो पुलिस वालों अजय सिंह यानी सनी देओल और एसीपी राड यानी इरफान खान के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता है जो उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई आरंभ कर देती है। अजय की पत्नी ईशा कोप्पिकर की हत्या हो जाती है। शक की सुई अजय की ओर इशारा करती है और उसकी मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब मामले की जांच का जिम्मा राड़े को सौंपा जाता है। विद्या यानी कोंकणा सेन शर्मा राड़े की छोटी बहन है और मुसीबत में फंसे अजय की मदद करने वाली एकमात्र शख्स है। अजय और राड़े की लड़ाई तेज हो जाती है। इस मामले की छानबीन के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं, लेकिन राज नहीं खुल पाता। यह खेल दिमाग से खेला जा रहा है। तेजी से भागती इस थ्रिलर फिल्म में क्या राइट है और क्या रॉन्ग, इसका फैसला दर्शकों को करना होगा। राइट या रॉन्ग इज ए 2010 इंडियन क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय नीरज पाठक, स्टारिंग सनी देओल and Irfan Khan is the lead roles. The film is based on the life on the police officer of India who later becomes a strong rebel. It also stars Koneka Sen Sharma, Isha Koppikar, Aryan Ved and Govinda Namaidu. The film was shot in Film City and released on March 12, 2010 under the banner of Heroes Now. The film has almost similar plot points to the 1995 Hollywood film Above Suspense 1995 film. Directed by Neeraj Pathak, produced by Neeraj Pathak, Krishna Chaudhary, screenplay by Neeraj Pathak, Sanjay Chauhan, story by Neeraj Pathak, starring Sunny Deol, Irfan Khan, Konka Sen Sharma, Isha Koppikar, Aryan Vaid.
Music by Monty Sharma. Cinematography by Ravi Walia. Editing by Ashfaq Makrani. Distributed by Akun Picture Pieces Limited, Mukta Arts Limited. Release date March 12, 2010. Running time 135 minutes. Country India. Language Hindi. The film have received mixed review from critics. Malayam Sekhar of Hindustan Time and Review Master of IVN have pinned the movie. While Nikhat Kazmi was Times of India and 10 others of DNA rated is above average. The film reviews of overall rating of 5/10. As of 28 March 2010, it was the surprise hit of the year even though IPL was going on. Thank you so much for watching this video. कई बार ज्यादा उम्मीदों के साथ फिल्म देखी जाए तो पसंद नहीं आती। उसी तरह कई फिल्में तब अच्छी लगती हैं जब उम्मीद कम हो। राइट या रॉन्ग इसी कैटेगरी में आती है। फिल्म पर थोड़ी मेहनत की जाती तो यह एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी, लेकिन इसके बावजूद यह निराश नहीं करती। कहानी है अजय यानी सनी देओल की, जो पुलिस ऑफिसर है। वह अपनी पत्नी यानी ईशा को पिक कर और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अजय को गोली लग जाती है और शरीर का निचला हिस्सा लकवे का शिकार हो जाता है। व्हील चेयर पर बैठकर अजय जीना नहीं चाहता। वह अपनी पत्नी और भाई को कहता है कि वो उसे मार दे। वह एक प्लान बनाता है जिससे लगता है कि उसकी मौत एक हादसे में हुई है। इसके बाद कहानी में जबरदस्त घुमाव आता है। नीरज पाठक द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शुरुआत की कुछ रील्स बेहद बोर और उबाऊ हैं। समझ में ही नहीं आता कि वे क्या दिखाना चाहते हैं। इस हिस्से में कुछ गानों को भी बेवजह ठूंसा गया है जिनका कोई मतलब नहीं है। कुछ सीन सनी और इरफान के बीच शादी को लेकर बातचीत बड़े बोरिंग हैं। फिल्म में पकड़ तब आती है जब सनी देओल अपने आप को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद चौंकाने वाले घटनाक्रम घटते हैं और फिल्म एक थ्रिलर में बदल जाती है। अपराधी सामने है और पुलिस उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। इस हिस्से में इरफान के रोल को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है और ये भी एक कारण है कि फिल्म में रुचि पैदा होती है। नीरज पाठक ने फिल्म को लिखा भी है। उनके लेखन में कुछ छोटी मोटी कमियां भी हैं जिनकी चर्चा यहाँ करने से फिल्म का सस्पेंस खुल सकता है। फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतजार महीने भर पहले से ही कर रहे थे। जी हाँ, कम लोगों को ही पता है कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की कहानी पर आधारित है। बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। बाद में लड़की की शिनाख्त होने पर उसे एक नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया। बूटा सिंह अपनी पत्नी को पाकिस्तान लेने चला गया बिना जरूरी कागजात के। लड़की पर घर वालों का दबाव पड़ा तो उसने वापस भारत आने से मना कर दिया। कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई थी ये कहानी। फिर अनिल शर्मा ने सनी देओल से बात की। अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने ये कहानी सुनी। सनी देओल बताते हैं, हाँ, ये फिल्म लेकर मेरे पास नितिन कैनी, अनिल शर्मा जी, कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे। कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी। लेकिन उन दोनों मेरे पास फिल्में इतनी थी कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर किसी तरह से फिल्म बनी और बहुत अच्छी फिल्म बनी। कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया था। यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म की हीरोइन सकीना को मर जाना था। लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देओल ने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया। सनी देओल बताते हैं कि फिल्म की ओरिजिनल कहानी ये थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी। लेकिन इस बारे में जब हमने आपस में चर्चा की, इससे पब्लिक नाराज हो सकती है और प्रेम कथा के इस अंत को लेकर ही गदर मच जाएगा। तो हमने फिल्म को सुखांत रखने का फैसला किया। सनी देओल कहते हैं, फिल्म गदर के मेकर्स की तिजोरियां भर गई थी। फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि खुद इसके मेकर्स को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे लिए फिल्म का इतना ज्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर आया। कई साल मेरे पास फिल्मों के ऑफर्स आते रहे जिसमें हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही उनके आसपास का था। लोगों ने मेरा जो रूप रौद्र पर्दे पर देखा, उसने मेरी एक अलग ही छवि बना दी थी। इस छवि से बाहर निकलने में मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार मैंने ये करने से भी कामयाबी पाई।
फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है, जब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ चीरकर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है। अमीषा पटेल का सकीना बेगम के तौर पर चयन होने से पहले निर्देशक अनिल शर्मा ने सैकड़ों लड़कियों का ऑडिशन लिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमीषा को काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक पीरियड फिल्म थी और अमीषा का किरदार एक मुस्लिम लड़की का था। 6 महीने तक लगातार अमीषा की फिल्म के संवादों के लिए ट्रेनिंग चली थी। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुचर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में थे। गदर में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असल घटना से प्रेरित थी? जी हाँ, यह कहानी है बूटा सिंह और जैनब की और बात है सन 1947 की। यह वह समय था जब देश के बंटवारे की आग में जल रहा था। बताया जा रहा है कि एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हैं। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वह लड़की दौड़ती भागती बूटा से मदद मांगती है और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ता है। दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्ची भी होती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान जा चुके जैनब के घर वालों को उसकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत में एक रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा और उसकी बेटी यही हिंदुस्तान में रह जाते हैं। आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी तब और दर्दनाक मोड़ लेती है जब बूटा अपनी पत्नी को खोजता हुआ पाकिस्तान जा पहुंचता है और वह पाता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। बूटा की लाख मन्नतों के बावजूद जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लौटने से मना कर देती है। जैनब के इस तरह न कहने से आहत बूटा लाहौर में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देता है। आपको बता दें कि लाहौर में मियां साहिब कब्रिस्तान में आज भी बूटा की मजार मौजूद है। 19 साल पहले न मल्टीप्लेक्स वाले सिनेमा घर होते थे और न ही इतने सोच कि जितने लोग भी किसी फिल्म को पहले ही दिन देखना चाहे तो सबको टिकट मिल जाए। तो तय हुआ कि गदर एक प्रेम कथा का पहला शो सुबह 6 बजे से शुरू होगा। पूरे देश में उस दिन उत्सव का माहौल था। सनी देओल के दीवाने ढोल ताशे लेकर ये फिल्म देखने पहुंचे और साथ में ही लोगों को लगान भी देखनी थी। मैंने ये दोनों फिल्में एक ही दिन नई दिल्ली में देखी। पहले शीला थिएटर में लगान देखी और फिर वहां से भागकर पहुंचे कनॉट प्लेस के प्लाज्मा सिनेमा घर, जहां हमारी सीटें बुक होने के बावजूद सिनेमा हॉल के भीतर घुसने तक को जगह नहीं बची थी। जैसे तैसे धक्का मुक्की करते हॉल के भीतर पहुंचे तो वहां सिर्फ भीड़ ही दिख रही थी। जितने लोग सीट पर बैठे थे उतनी ही पब्लिक सिनेमा घर के भीतर खड़े होकर सिनेमा देख रही थी। खड़े होकर फिल्म देखने वाले इन दर्शकों की गिनती तो नहीं हुई, लेकिन तब भी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने भारत में सबसे ज्यादा टिकटें बेचने का रिकॉर्ड बना दिया था। 15 जून 2001 को रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा ही हमारे आज के इस बायोस्कोप की फिल्म है। फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतजार महीने भर पहले से ही कर रहे थे। दिल्ली में गर्मियां 19 साल पहले ही इतनी ही बेरहम हुआ करती थी। एक दिन फिल्म वितरक गिन्नी चड्ढा का फोन आया कि सनी देओल से शाम को मीटिंग फिक्स हुई है। मैं तब दिल्ली टाइम्स के लिए लिखने वाले पंकज कपूर साथ साथ सनी देओल की बहन के घर सैनिक फार्म पहुंचे। वहां देर तक हम लोगों ने गदर को लेकर बातें की। मुझसे सनी बोले, आपके मथुरा के अनिल शर्मा ही फिल्म के निर्देशक हैं। फिल्म की कहानी का भी इतना सा इशारा उन्होंने दिया, लेकिन तब बायोपिक शब्द फैशन में नहीं था, नहीं तो सनी देओल इसका भी जिक्र जरूर करते बातचीत में। जी हाँ, कम लोगों को ही पता है कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी का फिल्मी रूपांतरण है। यह फिल्म आधारित है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा, जो कि अब म्यांमार में है, में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की प्रेम कहानी पर। बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। बाद में लड़की की शिनाख्त होने पर दोनों नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया। बूटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान चला गया बिना जरूरी कागजात के। लड़की पर घर वालों का दबाव पड़ा तो उसे वापस भारत आने से मना कर दिया गया। कहते हैं बूटा सिंह ने पाकिस्तान में ही एक चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का विचार सबसे पहले इसके लेखन शक्तिमान को आया। शक्तिमान ने बूटा सिंह की प्रेम कथा अनिल शर्मा को सुनाई। अनिल शर्मा उन दिनों कोई ऐसी कहानी तलाश रहे थे जिसमें देश प्रेम तो हो, लेकिन वह मनोज कुमार जैसी फिल्म न हो। कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई एक कहानी। अनिल शर्मा ने मुंबई में ही पढ़ाई के बाद निर्देशक बी आर चोपड़ा के सहायक के रूप में बरसों काम किया।
शुरुआती फिल्मों में उन्होंने श्रद्धांजलि और बंधन कच्चे धागों के रूप में सोशल ड्रामा ही बनाई है, लेकिन उनके एक्शन का चस्का लगा धर्मेंद्र की फिल्म हुकूमत से। हुकूमत की जबरदस्त कामयाबी ने अनिल शर्मा के सिनेमा का रंग रूप सब बदल दिया। इसके बाद अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ लगातार ऐलान-ए-जंग, फरिश्ते, तहलका और पुलिस वाला गुंडा जैसी फिल्में बनाई, लेकिन फरिश्ते के बाद अनिल शर्मा और धर्मेंद्र की जोड़ी का असर कम होने लगा। अनिल शर्मा ने जितेंद्र के साथ फिल्म मां बनाई और गोविंदा के साथ महाराजा। गोविंदा को ही अनिल शर्मा ने सबसे पहले शक्तिमान की कहानी सुनाई थी। गोविंदा को पसंद भी बहुत आई, लेकिन फिल्म में पैसा लगाने वाली कंपनी को गोविंदा इस फिल्म की कहानी के हिसाब से फिट नहीं लगे। ये हुआ कि इसके लिए सनी देओल से बात की जाए। अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने ये कहानी सुनी। सनी देओल बताते हैं, हाँ, ये फिल्म लेकर मेरे पास नितिन केनी, अनिल शर्मा जी, कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे। कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी थी, लेकिन उन दिनों मेरे पास फिल्में इतनी थी कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर किसी तरह से फिल्म बनी और बहुत अच्छी बनी। कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म एक गदर प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया था। यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म में हीरोइन सकीना को मर जाना था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देओल ने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया। सनी देओल बताते हैं, फिल्म की ओरिजिनल कहानी ये थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी, लेकिन इसके बारे में जब हमने आपस में चर्चा की तो लगा इससे पब्लिक नाराज हो सकती है और प्रेम कथा के इस अंक को लेकर ही गदर मच जाएगा, तो हमने फिल्म को सुखांत रखने का फैसला किया। फिल्म गदर की पूरी मेकिंग पाकिस्तान की उस वक्त की इमेज को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। सनी देओल का किरदार तारा सिंह और उसके संवाद इतने ज्यादा मशहूर हुए कि फिर लोग सनी देओल को इसी तरह से गुस्सैल किरदार में ही देखना चाहते थे। खुद सनी देओल कहते हैं, फिल्म गदर के मेकर्स की तिजोरियां भर गई थी इस फिल्म से। फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि इसके मेकर्स को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे लिए फिल्म का इतना ज्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर आया था। कई साल तक मेरे पास ऐसे फिल्म के ऑफर्स आते रहे जिसमें हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही उनके आसपास का था। लोगों ने मेरा जो रौद्र रूप पर्दे पर देखा था उसने मेरी एक अलग छवि ही बना ली। इस फिल्म से बाहर निकलने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार मैंने करने में भी कामयाबी पाई। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है, जब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ चीर कर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है। फिल्म का संगीत भी अपने समय में बहुत ज्यादा हिट हुआ। आनंद बख्शी ने दिल खोल कर इसके गाने लिखे और उतना ही झूम के इसका संगीत बनाया। उत्तम जगदीश वाले उत्तम सिंह ने इस फिल्म से पहले उत्तम सिंह यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है का संगीत दे चुके थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यमला पगला दीवाना फिर से मूवी के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस मूवी से रिलेटेड बेहतरीन रोचक। दोस्तों, देओल के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे समय के हिसाब से बदलने को तैयार नहीं हैं। वे अपनी परछाई से ही बाहर ही नहीं निकलना चाहते, जबकि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी सिनेमा और उसके दर्शक बहुत बदल गए हैं। कमर्शियल फॉर्मेट में भी उनको लेकर सही फिल्में नहीं बना पा रही हैं। 7 वर्ष पहले धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल को लेकर यमला पगला दीवाना नामक हास्य फिल्म बनी थी, जो पसंद की गई थी। बस देओल को लगा कि उनके हाथ सफलता का फार्मूला लग गया है और उसे उन्होंने दोबारा और तिबारा आजमाया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस सीरीज की दूसरी फिल्म असफल रही थी। इसके बावजूद उन्होंने तीसरी कड़ी बनाई। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन गलतियों से उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा और यमला पगला दीवाना फिर से को देख घोर निराशा होती है। पैसा, समय, मेहनत सब व्यर्थ हो गया। पूरे ने सनी देओल एक वैद्य है जो अपने निकम्मे भाई काला यानी बॉबी देओल के साथ अमृतसर में रहता है। परमार यानी धर्मेंद्र एक वकील है और पूरन का किराएदार है। पूरन द्वारा बनाई गई वज्र कवच एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई है जिससे सभी सुस्त रहते। मरफातिया यानी मोहन कपूर सूरत में एक दवाई कंपनी चलाता है और वह वज्र कवच का फार्मूला हासिल कर करोड़ों रुपए कमाना चाहता है। वह पूरन को फार्मूला बेचने के करोड़ों रुपए ऑफर करता है, लेकिन पूरन नहीं मानता है। चिकू यानी कृत खरबंदा नामक लड़की को मारफातिया पूरन के पास आयुर्वेद सीखने को भेजता है। इस दौरान चिकू उस फार्मूले को चुरा लेती है। मारफातिया वज्र कवच को रजिस्टर्ड करवा लेता है और पूरन को नोटिस भेजता है कि वह उसकी दवाई का गलत उपयोग कर रहा है। पूरन, काला और परमार गुजरात जाकर उसके खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं। नीरज रतन नामक शख्स ने यह बचकानी कहानी लिखी है जिसे बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं। खास बात तो धीरज के इस टैलेंट में है कि उनकी कहानी पर करोड़ों रुपए लगाने वाले तैयार हो गए।
चूजी कलाकार इस पर काम करने को तैयार हो गए और यमला पगला दीवाना फिर से नामक फिल्म बनकर रिलीज भी हो गई। किसी ने भी इस घटिया कहानी पर सवाल नहीं उठाए। कॉमेडी के नाम पर इस घटिया कहानी को बर्दाश्त किया जा सकता है यदि स्क्रीन प्ले ढंग का हो, हंसने की गुंजाइश हो, लेकिन स्क्रीन प्ले भी कमजोर है। काला का रोजाना रात को 10 बजे दारू पीकर बहक जाना, परमार को अप्सरा नजर आना, परमार का पुराने हिट गाने सुनना जैसे सीन पहली बार हंसाते हैं, लेकिन यही सीन फिल्म में बार बार दोहराए जाते हैं तो खींच पैदा होती है। ऐसा महसूस होता है कि राइटर्स का खजाना बहुत जल्दी खाली हो गया और उनके पास अब देने को कुछ नहीं है। पंजाब से फिल्म गुजरात शिफ्ट होती है तो दर्शकों का धैर्य जवाब देने लगता है। अदालत में जो हास पैदा करने की कोशिश की है उसे देख फिल्म से जुड़े लोगों की अकल पर तरस आता है। आखिर वे क्या दिखाना चाहते हैं? आखिर वे कैसे मान सकते हैं कि इस तरह के सीन संवाद से दर्शक हंसेंगे? नवनीत सिंह निर्देशक के रूप में बुरी तरह असफल रहे हैं। उनके द्वारा फिल्माए गए दृश्य बेहद लंबे और उबाऊ हैं। एक घटिया से टीवी सीरियल जैसा उन्होंने फिल्म को बनाया है। दर्शकों को वह फिल्म से बिल्कुल भी नहीं जोड़ पाए। सलमान खान जैसे सुपरस्टार तक का वह ठीक ठाक से उपयोग नहीं कर पाए। सनी देओल इस फिल्म के सबसे बड़े सितारे हैं, लेकिन उन्हें फिल्म में करने को कुछ मौका ही नहीं मिला। लोग सनी देओल को देखने के लिए आए थे और उनसे ज्यादा फुटेज बॉबी पर खर्च कर दी गई। फाइट सीन सनी की यूएसपी है और सनी की इस खासियत को भी उभारा नहीं गया है। धर्मेंद्र को इस तरह के बचकाने रोल से बचना चाहिए। बॉबी देओल ने रोमांस किया, गाने गाए और कॉमेडी के नाम पर तरह तरह के चेहरे बनाए। कृत खरबंदा ठीक ठाक रही। सतीश कौशिक शत्रुघ्न सिन्हा के रोल नहीं भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तकनीकी रूप से फिल्म कमजोर है। सिनेमेटोग्राफी में कोई खास बात नहीं है। गाने ब्रेक का काम करते हैं। संपादक बेहद ढीला है। कम से कम आधा घंटा फिल्म को कम किया जा सकता था। इसका बैनर था पेन इंडिया लिमिटेड, सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड, इंटरकट एंटरटेनमेंट। इसके निर्माता हैं कामायनी पुनिया शर्मा, गिन्नी खनुजा, अरुषि मल्होत्रा, धौल जयंती लाल गढ़ा, अक्षय कुमार जयंती लाल गढ़ा। इसके निर्देशक हैं नवनीत सिंह। संगीत इसमें संजीव दर्शन, सचेत परंपरा, विशाल मिश्रा, डी सोल्जर। इसमें कलाकार हैं धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, कृत खरबंदा, असरानी, सतीश कौशिक, राजेश शर्मा। मेहमान कलाकार सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा। सेंसर सर्टिफिकेट यूए, रेटिंग 1/5 अकॉर्डिंग टू webdunia.com। यमला पगला दीवाना फिर से यमला पगला सीरीज की तीसरी फिल्म है। पहली फिल्म 2011 में रिलीज होकर हिट रही थी। कामयाबी को भुनाने के लिए दूसरी फिल्म यमला पगला दीवाना 2 2013 में बनाई गई और दर्शकों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बावजूद सीरीज की तीसरी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से 2018 में बनाई गई, जो कि रिलीज होने वाली थी। तीनों फिल्मों का निर्देशन अलग अलग निर्देशकों ने किया है। पहली फिल्म समीर कर्णिक, दूसरी संगीत शिवन और तीसरी नवनीत सिंह ने निर्देशित की है। तीसरी फिल्म का पहली दो फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। कहानी भी अलग है और किरदार भी। यमला पगला दीवाना फिर से में कॉमेडी पर खास ध्यान दिया गया है। पंजाबी जोक्स, एक्शन के धमाके और गरम धर्म का पागलपन इस बार भी देखने को मिलेगा। 5 साल के बाद इसी सीरीज की तीसरी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से रिलीज हो गई थी। शुक्रवार से 31 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म भी दर्शकों को खास प्रभावित नहीं कर रही थी। खास बात यह है कि इस फिल्म का भी डायरेक्टर बदल दिया गया था। फिल्म को इस बार नवनीत सिंह ने डायरेक्ट किया था। आइए जानते हैं कैसी है फिल्म। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा, सतीश कौशिक और असरानी जैसे कलाकार किस तरह से रोल में हैं, ये आप में फिल्म को देखने की दिलचस्पी दिखाते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, रेखा और सोनाक्षी सिन्हा भी स्पेशल एक्सपीरियंस है। फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से की मुश्किलें इस बात से भी बढ़ रही थी क्योंकि उस दिन राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री भी रिलीज हुई थी। फिल्म के डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस बार थोड़ा ठीक गया है क्योंकि इस सीरीज की पिछली दो फिल्में डायरेक्शन के मामले में उतनी अच्छी नहीं गई थी। हालांकि इस बार फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से का कंटेंट दमदार है, लेकिन बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़ने में कमी कर सकता है। वही अगर फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से के डायलॉग्स की बात करें तो कुछ आज के टाइम्स के तो कुछ सोशल मीडिया से उठाए गए लगते हैं, जो कि आए दिन आपके पास फॉरवर्ड होकर आते जाते हैं। म्यूजिक पर थोड़ा ध्यान दिया जाता है, लेकिन अब तक रिलीज हुए इसके गाने कोई खास असर नहीं छोड़ पाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यमला पगला दीवाना फिर से मूवी के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस मूवी से रिलेटेड बेहतरीन रोचक जानकारियां जो आपको जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देओल के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे समय के हिसाब से बदलने को तैयार नहीं है।
वे अपनी परछाई से ही बाहर ही नहीं निकलना चाहते, जबकि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी सिनेमा और उसके दर्शक बहुत बदल गए हैं। कमर्शियल फॉर्मेट में भी उनको लेकर सही फिल्में नहीं बना पा रही हैं। 7 वर्ष पहले धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल को लेकर यमला पगला दीवाना नामक हास्य फिल्म बनी थी, जो पसंद की गई थी। बस देओल को लगा कि उनके हाथ सफलता का फार्मूला लग गया है और उसे उन्होंने दोबारा और तिबारा आजमाया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस सीरीज की दूसरी फिल्म असफल रही थी। इसके बावजूद उन्होंने तीसरी कड़ी बनाई। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन गलतियों से उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा और यमला पगला दीवाना फिर से को देख घोर निराशा होती है। पैसा, समय, मेहनत सब व्यर्थ हो गया। पूरे ने सनी देओल एक वैद्य है जो अपने निकम्मे भाई काला यानी बॉबी देओल के साथ अमृतसर में रहता है। परमार यानी धर्मेंद्र एक वकील है और पूरन का किराएदार है। पूरन द्वारा बनाई गई वज्र कवच एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई है जिससे सभी सुस्त रहते। मरफातिया यानी मोहन कपूर सूरत में एक दवाई कंपनी चलाता है और वह वज्र कवच का फार्मूला हासिल कर करोड़ों रुपए कमाना चाहता है। वह पूरन को फार्मूला बेचने के करोड़ों रुपए ऑफर करता है, लेकिन पूरन नहीं मानता है। चीकू यानी कृत खरबंदा नामक लड़की को फरमातिया। दोस्तों, वैसे तो विश्वात्मा मूवी को हम YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि इस मूवी के मालिक इसे हमें YouTube पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, ये मूवी अभी भी पैसे लेकर दिखाई जा रही है। दोस्तों, मूवी बहुत अच्छी थी, आप इसे जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले आप इसे पैसा देकर खरीद ले, आइए जानते हैं मूवी कितनी अच्छी है और कितनी खराब। दोस्तों, विश्वात्मा मूवी 1992 में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजीव राय ने डायरेक्ट किया है। इसमें स्टारिंग है सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और चकी पांडे, सोनम एंड दिव्या भारती। ये सारे के सारे मंझे हुए कलाकार हैं। दोस्तों, इसका म्यूजिक भी सक्सेसफुल रहा था और यह मूवी भी हिट हुई थी। इसमें म्यूजिक दिया था विशु शाह ने। यह मूवी 24 जनवरी 1992 को रिलीज हुई थी। यह मूवी 181 मिनट की है जो कि लगभग 3 घंटे की मूवी है। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। दोस्तों, इस मूवी में प्रभास सिंह यानी सनी देओल एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता है और इस वजह से उसके पिता लगातार उसके साथ लॉकहेड्स में रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास करते हैं और अपने देश में रक्तपात आंशिक का विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड अजगर जुर्रत यानी अमरीश पुरी को पकड़ने के लिए मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में कैन्ना में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। जब प्रभात एक मुठभेड़ में अजगर के भाई को मार देता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। एक नाराज अजगर ने प्रभात के युवा स्कूल जाने वाले भाई का अपहरण और हत्या कर देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो जाता है और उसके पिता ने उसे उसके भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया है और उसे अपने संकट को दिखाने के लिए प्रभात के पिता ने उसे परिवार से निकाल देता है। प्रभात अपने पिता के मना करने के बाद भारत के एक दूर के गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी श्री मदन उसके खिलाफ हो जाता है और उसे पुलिस ASP में बदल देने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से अजगर ने मदन भरद्वाज मंगल ढिल्लो को उसकी शादी की रात में मार डालता है। उसके बाद अजगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार करता है, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद अजगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद वह बुरी तरह से घायल हो गया। इस प्रकार मदन का भाई आकाश भरद्वाज यानी चक्की पांडे अजगर से बदला लेने की कसम खाता है। बाद में अजगर केन्या भाग गया और अदालत में उसे आजमाने के लिए उसे वापस भारत लाना लगभग असंभव है। इसलिए पुलिस कमिश्नर दिलीप ताहिल प्रभात से संपर्क करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो असंभव को प्राप्त कर सकता है। स्थिति की आवश्यकता मदन की हत्या आदि को देखने के बाद प्रभात के पिता ने भी अपना मन बदल लिया और प्रभात की अवज्ञा के लिए माफी मांगने का फैसला करते हैं और संशोधन के लिए वह प्रभात को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वह अजगर को पकड़ने के लिए मिशन पर दोबारा से लौट आए। प्रभात मिशन पर जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो जाए, जिससे आकाश सहमत होता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और अगली फ्लाइट को कन्या ले जाते हैं।
केन्या में मदन की भाभी रेणुका यानी सोनम को ढूंढते हैं, जो उसी गुप्त मिशन पर भी है, इसलिए वह उन्हें अजगर के पास जाने में मदद करती है और उन्हें अपने ठिकाने पर कुछ और जानकारी प्रदान करती है। वह उन्हें बताती है कि यहाँ अजगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है। इसलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। लेकिन प्रभात और आकाश एक ईमानदार पुलिस वाले सूर्य प्रताप यानी नसीरुद्दीन शाह की मदद से अजगर की तलाश करते हैं। सूर्य पहले तो अजगर को सलाखों के पीछे डालने से हिचक रहा है, लेकिन फिर रेणुका ने अपनी पत्नी रहस्यमय आत्महत्या के पीछे की सच्चाई से सूर्य को अवगत कराती है। उसकी पत्नी ने अजगर के मूर्ख और विभत्स पुत्र के अलावा किसी और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। जब सूर्य को पता चलता है कि उसकी पत्नी की असामयिक और दुखद मौत के पीछे अजगर का कारण था, तो वह अजगर का सामना करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश ने सूर्य को बचाया और तीनों एक एक कर अजगर और उसकी टीम को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल होता है और रोमांच शुरू होता है। आकाश को अजगर की बेटी सोनिया यानी ज्योत्सना सिंह से प्यार हो जाता है और सूर्य रेणुका से प्यार करने लगता है और उसी समय पर जानकारी और आश्चर्यजनक मदद के लिए आभारी हो जाता है। प्रभात उस भारतीय लड़की से मिलता है जिसे वह भारत में अपने गृह नगर में मिला था, जिसने केन्या कुमुद यानी दिव्या भारती तक उसका पीछा किया था। उसे नाइट क्लब में प्रभात के लिए 7 समुद्र पार गीत गाया था। दोस्तों, इसमें 7 समुद्र पार गीत जो कि काफी हिट हुआ था और ये आज भी काफी हिट है। आज भी लोग इसे बहुत ज्यादा सुनते हैं। प्रभात आखिरकार अपने दोस्तों सूर्य और आकाश के पकड़े गए अपराधी अजगर के साथ भारत लौट आता है। जोड़े प्रभात कुसुम, सूर्य रेणुका और आकाश सोनिया अंत में एकजुट होकर खुशी मनाते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की हुई कहानी है। इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इस कहानी को जरूर समझे होंगे। फिलहाल अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो ये मूवी काफी अच्छी है, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए अगर आप सनी देओल के फैन हैं तो। बात करें प्रोडक्शन की, तो अपनी 1989 की फिल्म त्रिदेव की मेगा सफलता के बाद राजीव राय ने 3 मुख्य लीड के साथ एक और एक्शन थ्रिलर तैयार करने का फैसला किया और इस तरह विश्वात्मा की कल्पना की गई थी। राय ने स्थल परिवर्तन के लिए जाने का फैसला किया और केन्या में फिल्म के अधिकांश हिस्सों की योजना बनाई। वह त्रिदेव यानी सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ के रूप में एक ही पुरुष की भूमिका निभाना चाहते थे। हालांकि जैकी के बेटे टाइगर श्रॉफ का जन्म हुआ था और उनके ज्योतिष ने उन्हें 1 साल के लिए विदेश यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। इस प्रकार राय ने एक व्यक्तिगत मित्र सुनील शेट्टी को लॉन्च करने पर विचार करने के बाद श्रॉफ के बजाय चकी पांडे को लीड करने के लिए चुना था। राय ने त्रिदेव के कई कलाकारों का भी पुनः उपयोग किया, जिसमें मुख्य खलनायक के रूप में अमरीश पुरी और माध्यमिक खलनायक के रूप में राजा मुराद, दिलीप ताहिल, तेज इस्प्रो और दान धनोवा शामिल थे। एक मुख्य अंतर यह है कि जबकि भरत सक्सेना ने त्रिदेव में एक नकारात्मक भूमिका निभाई, इस फिल्म में केन्या पुलिस के सख्त लेकिन एक अभिनेता के रूप में उनकी सकारात्मकता भूमिका थी। 7 समुद्र पार गीत उन दिनों नैरोबी के एक बहु लोकप्रिय क्लब बबल्स डिस्केथो में फिल्माया गया था। क्लाइमैक्स का पीछा मसाई मारा नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्व के खुले मैदानों पर किया गया था। समुद्र तट के कई दृश्य अम्बासा के विभिन्न समुद्र तटों और समुद्र तट के होटलों में शूट किए गए थे। फिल्म अपने संवाद में कई स्वाहिली वाक्यांशों और शब्दों को भी शामिल करती है, जैसे कि जैम्बो, जमरीसाना और मिमिनी नुकवासना। अपने संवाद में कई स्वाहिली वाक्यांशों के शब्दों को शामिल करती है, जैसे कि जम्बो जिसका मतलब होता है हेलो, मिंजुरी सना जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा और मिमी वी कुनवासना जिसका मतलब होता है मैं बहुत बड़ा महान हूँ। अगर बात करें इसके साउंड ट्रैक की, तो त्रिदेव के संगीत की सफलता के बाद सभी को उम्मीद थी कि बिजू शाह इस फिल्म के साथ जादू करेंगे। साउंड ट्रैक को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था, 2 मिलियन यूनिट बेचकर और वर्ष का 7वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बना था। इसका सबसे लोकप्रिय गीत 7 समुद्र पार था, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और साधना सरगम द्वारा गाया गया था। गीत पेट शॉप बॉयज गीत हॉट्स 1988 के एक नमूने का उपयोग करता है।
सात समुंदर पार 20 साल बाद भी रेडियो स्टेशन और डिस्को टेप पर 7वां विषय को एंगना के एलुहास से कॉपी किया जाता है, जिसमें केवल महिला को बिजू शाह के इनपुट के रूप में गुनगुनाया जाता है। इसमें पार्श्व गायक अमित कुमार और कुमार सानू, नसीरुद्दीन शाह के लिए अलका याग्निक, ज्योत्सना सिंह के लिए और साधना सरगम, दिव्या भारती के लिए, उदित नारायण चंगी पांडे के लिए, सपना मुखर्जी सोनम के लिए और मोहम्मद अजीज के लिए शुभकामनाएं हैं। ताकि फिल्म किक के लिए निर्माता साजिद नडियाडवाला ने गीत सात समुंदर के अधिकतर 1.5 करोड़ रुपए में खरीदे थे। उन्होंने अपनी दिवंगत त्रिदेव 1989 में बनी हिंदी भाषा की एक्शन रोमांचकारी फिल्म है। राजीव राय द्वारा निर्देशित इस फिल्म को गुलशन राय द्वारा निर्मित किया गया है। नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी और सोनम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म सुपरहिट रही थी, इसका संगीत भी लोकप्रिय रहा था। इस मूवी में संगीत दिया है कल्याण जी, आनंद जी और बिजू शाह ने। यह मूवी भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। करण सक्सेना एक पुलिस अधिकारी है जो अपने पिता के साथ रहता है, जो पेशे से एक न्यायाधीश है। उसकी आयुध की बेटी दिव्या माथुर से शादी होनी तय है। वह भुजंग और भैरव सिंह की अध्यक्षता में एक कुख्यात आपराधिक गिरोह का पता लगाता है। ऐसे करण को आपराधिक मामलों में फंसा दिया जाता है। मामले का अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और पर्याप्त साक्ष्य की कमी के कारण करण दोषी साबित हो जाता है। उसी दिन उसके पिता ने खुद को लटकाकर आत्महत्या कर ली और उसे मधुरपुर नामक एक दूरस्थ इलाके में अपनी सजा के लिए स्थानांतरित किया गया। करण एक गिरोह त्रिदेव बनाता है, जिसमें जय सिंह नामक एक गांव डकैत है जिसके पिता को भुजंग ने मार दिया था, और आयुक्त का बेटा रवि माथुर जिसके बहन का भुजंग ने अपहरण कर लिया है। ये तीन पुरुष भुजंग और उसके गिरोह के खिलाफ प्रतिशोध की कसम खाते हैं। भुजंग के खिलाफ प्रतिशोध के हिस्से के रूप में वे अपने सामान के साथ अपने पहनने वाले घर को नष्ट कर देते हैं, बैंक चोरी को असफल कर देते हैं और खुले तौर पर उन्हें चुनौती देते हैं। अब ये पुरुष पुलिस के हस्तक्षेप बिना भुजंग के पूरे गिरोह को नष्ट करते हैं। इसमें सनी देओल इंस्पेक्टर करण सक्सेना के रूप में है, नसीरुद्दीन शाह जय सिंह के रूप में है और जैकी श्रॉफ रवि माथुर के रूप में है, माधुरी दीक्षित दिव्या माथुर के रूप में है। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित, सारा संगीत कल्याण जी, आनंद जी और बिजू शाह द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था मैं तेरी मोहब्बत में, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। दूसरा सॉन्ग था तिरछी टोपी वाले, जिसे गाया था सपना मुखर्जी अमित कुमार ने। तीसरा सॉन्ग था गली गली में, जिसे गाया था अलका याग्निक और मनोहर उदास ने। चौथा सॉन्ग था गजर ने किया है इशारा, जिसे गाया था अलका याग्निक, साधना सरगम और सपना मुखर्जी ने। पांचवा सॉन्ग था रात भर जाम से, जिसे गाया था अलीसा चिश्नोई ने। छठा सॉन्ग था तिरछी टोपी वाले, जिसे गाया था अमित कुमार, सपना मुखर्जी ने। सातवां सॉन्ग था मैं तेरी मोहब्बत में, जिसे गाया था साधना सरगम ने। आठवां सॉन्ग था त्रिदेव, जिसे गाया था नसीरुद्दीन शाह ने। नौवां सॉन्ग था उआ उआ, जिसे गाया था अमित कुमार, उदित नारायण, जाली मुखर्जी ने। 10वां सॉन्ग था त्रिदेव 2, जिसे गाया था नसीरुद्दीन शाह ने। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की तो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार 1990 में सपना मुखर्जी को तिरछी टोपी वाले गाने के लिए दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार अलीसा चिनाई को रात भर जाम से गाने के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार अमित कुमार को तिरछी टोपी वाले के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार कल्याण जी, आनंद सिंह और बिजू शाह को नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार अमरीश पुरी को नॉमिनेट किया गया था। 1989 में आई फिल्म त्रिदेव के बारे में घिसी पिटी स्टोरी लाइन पर बनने के बावजूद यह फिल्म स्टार कास्ट से लेकर एक्शन सीक्वेंस और म्यूजिक के मामले में ऐतिहासिक मानी जाती है। ऐतिहासिक इन द सेंस की त्रिदेव ने अपनी तरह की फिल्मों की ओर देखने का लोगों का नजरिया बदल दिया। रेगुलर होते हुए भी रेगुलर से हटकर इसका क्रेडिट जाता है राजीव राय और बिजू शाह की जोड़ी को, जिन्होंने आगे हमें विश्वात्मा, मोहरा और गुप्त जैसी फिल्में दी। लेकिन आज बात 7 जुलाई 1989 को रिलीज होने वाली फिल्म त्रिदेव की है। जानी मेरा नाम, दीवार और त्रिशूल जैसी बड़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर गुलशन राय के बेटे राजीव फिल्म बनाना चाहते थे। 1985 में राजीव ने अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और टीना मुनिम को लीड रोल्स में लेकर युद्ध नाम की फिल्म से अपना डेब्यू किया था। फिल्म नहीं चली। राजीव अगली फिल्म की तैयारी में लग गए। वो 3 हीरोइंस वाली स्लिक एक्शन थ्रिलर बनाना चाहते थे। अपनी फिल्म में उन्होंने सनी देओल और जैकी श्रॉफ को तो कास्ट कर लिया, लेकिन तीसरा एक्टर तलाशने में उन्हें दिक्कत आ रही थी। इंडस्ट्री के तमाम नाम गिनाए जाते हैं,
उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में राजीव नसीरुद्दीन शाह के पास पहुंचे। नसीर तब कमर्शियल फिल्म में ज्यादा एक्टिव नहीं थे, हालांकि उन्होंने कर्मा समेत इक्का दुक्का मसाला फिल्में कर रखी थी। जब राजीव उनके पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो किसी कैरेक्टर रोल में उन्हें कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऑफर सुनकर नसीर चौंके क्योंकि ये सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ पैरेलल लीड रोल था। रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में नसीर बताते हैं कि उन्हें पक्का भरोसा था कि यह फिल्म बुरी पिटेगी, लेकिन इसने सफल होकर उन्हें सरप्राइज कर दिया। वे भले ही इस फिल्म के लिए राजीव का आभार जताते रहे हों, लेकिन त्रिदेव ने उनका करियर अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया। लेकिन वो इस बात के लिए कभी इनकार नहीं कर सकते कि त्रिदेव एक अच्छी फिल्म नहीं थी। कई इंटरव्यू में नसीर ये भी कहते हुए सुना गया कि वो राजीव राय की फिल्म सिर्फ पैसे के लिए करते थे। त्रिदेव में सनी देओल के अपोजिट पहली बार माधुरी दीक्षित को कास्ट किया गया था। हालांकि तब माधुरी इतनी बड़ी स्टार नहीं थी, लेकिन उनके मैनेजर रिकू राजेश नाथ हर संभव उन्हें बिग लीग में पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए थे। वो माधुरी को बड़ी फिल्मों में काम दिलाने के लिए प्रोड्यूसर्स के आपसों के चक्कर काट रहे थे। जब राजीव ने माधुरी को त्रिदेव के लिए साइन किया, तब तक दयावान के अलावा माधुरी की कोई और बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। फिरोज खान डायरेक्शन दयावान मणिरत्नम की गैंगस्टर फिल्म नायकन का रीमेक थी, लेकिन हिंदी मीडिया में ये चर्चा का विषय यूं थी कि फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच एक किसिंग सीन था। दयावान के 2 महीनों बाद माधुरी की तेजाब रिलीज हुई थी। फिल्म में उनका एक गाना 1 2 3 मार्केट से खूब चल रहा था। इन्हीं दिनों राजीव अपनी फिल्म का एक गाना शूट कर रहे थे, जिसमें संगीता, बिजलानी, सोनम और माधुरी को नजर आना था। सोनम पिछले साल भर में सदियों फिल्में कर चुकी थी और लोग उन्हें पहचानने लगे थे। कहने का मतलब फिल्में भले ही उनकी हिट न हो रही हो, लेकिन तब भी वो माधुरी से बड़ी स्टार थी। नजर ने किया है इशारा गाने की शूटिंग चल रही थी। आमतौर पर सबसे बड़े कास्ट को सेंसर स्टेज यानी स्टेज के सबसे मुख्य हिस्से में रखा जाता है। ओए ओए के शुरुआती कुछ हिस्सों में जहां सोनम नजर आती हैं, लेकिन 1 2 3 रिलीज होने के बाद खेल बदल गया। गाने की शूटिंग के बीचों बीच प्रोड्यूसर के कहने पर सोनम को साइड कर माधुरी को बीच में लाया गया। त्रिदेव की शूटिंग के दौरान सोनम और राजीव के बीच कुछ चल रहा था। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। कहा गया सोनम के करीब होने की वजह से त्रिदेव में सोनम को काफी 2 हीरोइन के ऊपर तरजीह मिल रही है। फिल्म में उनका फुटेज भी संगीता और माधुरी से ज्यादा है और ओए ओए गाने के सेंटर स्टेज वाला किस्सा तो आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं। 1991 में यानी त्रिदेव के रिलीज के 2 साल बाद राजू और सोनम ने शादी कर ली। इसके बाद डायरेक्टर और हीरोइंस की इस जोड़ी ने विश्वात्मा जैसे फिल्म में साथ काम किया। 1997 में गुप्त के रिलीज के बाद राजू पर अबू सलेम गैंग के लोगों ने हमला कर दिया। उन पर गोलियां चलाई गई, लेकिन वहां वो अपने बॉडीगार्ड के साथ किसी तरह बचकर निकल गए। इस घटना के बाद राजू ने अपनी पत्नी सोनम के साथ इंडिया छोड़ दिया, लेकिन इस घटना के 4 साल बाद यानी 2001 से दोनों सोनम और राजू अलग अलग रहने लगे। अगले 15 साल तक दोनों ने अपनी शादी यूं ही बचा कर रखी, क्योंकि वे अपने बेटे के 18 साल होने का इंतजार कर रहे थे। 2016 में उन्होंने तलाक के लिए अप्लाई किया और अगले साल ऑफिशियली अलग हो गए। शादी से बाहर आने के बाद सोनम ने अपने बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड मुरली से शादी कर ली। त्रिदेव की सफलता का एक सिरा उनकी म्यूजिक तक भी जाता है। त्रिदेव एल्बम नजर ने किया इशारा, ओए ओए, गली गली में फिरता है और मैं तेरी मोहब्बत में जैसे गाने से लैस था एकदम फ्लॉप प्रूफ। हालांकि इस एल्बम को लेकर विवाद भी कई हुए थे। कहा गया कि फिल्म के गाने कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने बनाए, लेकिन इसका क्रेडिट कल्याण जी के बेटे बिशु शाह को दिया गया। हालांकि फिल्म के क्रेडिट प्लेट में बिशु शाह को सिर्फ म्यूजिक कंडक्टर का क्रेडिट दिया गया था। फिल्म का म्यूजिक विवाद इतना बड़ा हो गया कि बिशु शाह को अपने इंटरव्यूज में इसके पीछे की पूरी कहानी बतानी पड़ी। बिशु शाह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि त्रिदेव के म्यूजिक का पूरा काम उन्होंने खुद किया था, लेकिन फिल्म में नाम कल्याण जी आनंद जी का इस्तेमाल हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर छोड़ी प्रोड्यूसर गुलशन राय के साथ कंटेस्ट में बंधी हुई थी। त्रिदेव के म्यूजिक के साथ दोनों चीजें हुई। फिल्म के तकरीबन हर गाने की धुन पर चोरी के आरोप लगे। बॉलीवुड के दस्तूर के मुताबिक अगर किसी नए चेहरे को लॉन्च करना होता है तो या तो उसे लव स्टोरी के साथ परोसा जाता है अथवा एक्शन हीरो के रूप में। जानी मानी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के भतीजे और उनकी बहन सिंपल कपाड़िया के बेटे करण कपाड़िया को इंट्रोड्यूस करने वाली फिल्म ब्लैंक में परंपरा के अनुसार एक्शन हीरो के रूप में पेश किया गया है।
निर्देशक बेहजादा खम्बाटा ने अपनी इस फिल्म में सनी देओल जैसे बड़े अभिनेता, रणबीर शर्मा और इस्ता दत्त जैसे यंग टैलेंट को लेकर एक ठीक ठाक फिल्म तो बना ली, मगर यदि स्क्रिप्ट दमदार होती तो यह एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी। कड़कपाड़िया शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों को मोबाइल पर निर्देश दे रहा है, मगर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे जब अस्पताल में लाया जाता है तो राज खुलता है कि वह एक सुसाइड बम्बर है। हनीफ के एनकाउंटर का फैसला किया जाता है, मगर तभी यह कॉल आती है और कहानी 12 घंटे पीछे जाती है। एटीएस चीफ एसएस दीवान यानी सनी देओल को शहर में एक बहुत बड़ी खेप में HMX विस्फोटक लाए जाने की खबर मिलती है। वह अपनी टीम हुस्ना यानी इस्ता दत्त और रोहित यानी रणबीर शर्मा के साथ तफ्तीश में जुट जाता है। जांच पड़ताल से पता चलता है कि हनीफ के शरीर पर लगे हुए बम के तार अन्य 24 लोगों के बम से जुड़े हैं और आतंकवादी मकसूद यानी जमील खान जिहाद और जन्नत के नाम पर उसका इस्तेमाल करके शहर में 25 धमाके करके आतंक का राज कायम करना चाहता है। हनीफ किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलता है। क्या वह उन 25 धमाकों के भयानक काम को अंजाम दे पाता है? युवा हनीफ आत्मघाती बम क्यों बना? इस सवालों के जवाब फिल्म में मिलेगा। निर्देशक बेहजादा खम्बाटा ने कहानी की शुरुआत बहुत दिलचस्प ढंग से की, जहां मध्यांतर तक उत्सुकता बनी रहती है कि हनीफ की असलियत क्या है। आतंकियों के तार ढूंढने का ट्रीटमेंट दर्शकों को बांधे रखता है, मगर सेकंड हाफ में आकर कहानी बिखर जाती है। जिहाद जैसे विषय पर पहले भी कई फिल्में बना चुकी हैं, यही वजह है कि निर्देशक इसे खास नहीं बना पाए। हालांकि अंत का ट्विस्ट और सस्पेंस दर्शकों को चौंकाता है, मगर एक्शन के तगड़े डोज के बाद अक्षय कुमार और कड़कपाड़िया का प्रमोशनल सॉन्ग अली अली बहुत फनी लगता है। अभिनय की बात करें तो एटीएस चीफ के रूप में सनी देओल ने अपनी एज प्ले की है और एक्शन इमोशन के साथ उन्होंने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। नए चेहरे कड़कपाड़िया एक्शन के मामले में चतुर और चपल साबित हुए हैं, मगर एक्सप्रेशन के मामले में चूक गए हैं। पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर एक ही भाव रहता है। रणबीर शर्मा ने एटीएस ऑफिसर की भूमिका में अच्छा काम किया है। हुस्ना के रूप में इस्ता देओल के पास कुछ ज्यादा करने को नहीं था। आतंकी सरगना मकसूद के रूप में जमील खान ने चरित्र के मुताबिक काम किया है। संगीत पक्ष भी कोई कमाल का नहीं दिख पाया है। सस्पेंस थ्रिलर और एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो आप यह फिल्म देख सकते हैं। बॉलीवुड में अधिकतर नए चेहरे को लॉन्च करने की जिम्मेदारी वैसे तो करण जौहर ने ले रखी है, लेकिन कभी किसी और को भी मौका मिल जाता है। जानी मानी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के भतीजे और उनकी बहन सिंपल कपाड़िया के बेटे करण कपाड़िया ने फिल्म ब्लैक से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। फिल्म ब्लैक सिनेमाघर में 3 मई को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन निर्देशक बेहजादा खम्बाटा ने किया है। करण कपाड़िया को इस फिल्म में एक्शन हीरो के रूप में पेश किया गया है। एक्शन को संभालने के लिए फिल्म में सनी देओल भी हैं। आइए जानते हैं फिल्म क्या है इसकी कहानी। आइए जानते हैं फिल्म के रिव्यू के बारे में। कहानी। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है करण कपाड़िया की एंट्री से। करण कपाड़िया यानी हनीफ लोगों से मोबाइल पर बात कर रहा है, लेकिन अचानक सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन खुलासा होता है कि वह एक सुसाइड बम्पर है। पुलिस की तरफ से हनीफ के एनकाउंटर करने का फैसला किया जाता है, मगर तभी एक कॉल आती है और कहानी 12 घंटे पीछे जाती है। एटीएस चीफ एस दीवान सनी देओल को शहर में एक बड़ी खेप में HMX विस्फोटक लगाए जाने की खबर मिलती है। वह अपनी टीम हुस्ना यानी इस्ता दत्त और रोहित यानी रणबीर शर्मा के साथ तफ्तीश में जुट जाता है। तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि हनीफ के शरीर पर लगे हुए बम के तार 24 अलग तारों से जुड़े हुए हैं। इन सभी बमों की कमान आतंकवादी मकसूद यानी जमील खान जिहाद और जन्नत के नाम पर उनका इस्तेमाल करके शहर में 25 धमाके करके आतंक का राज कायम करना चाहता है। हनीफ किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलता है। क्या वह उन 25 धमाकों के भयानक काम को अंजाम दे पाता है? युवा हनीफ आत्मघाती बम क्यों बना? इस सवालों का जवाब फिल्म में मिलेगा। चलिए बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। निर्देशक बेहजादा खम्बाटा ने फिल्म की कहानी की शुरुआत काफी मजेदार तरीके से की है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है फिल्म बिखरने लगती है। इंटरवल से पहले फिल्म से आप बंधे रहते हैं, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म उबाने लगती है। जो हाथ पर आधारित फिल्में पहले भी बनी हैं। इस फिल्म के निर्देशक और फिल्म की कहानी लिखने वाले राइटर कुछ खास फिल्म को एंगल नहीं दे पाए हैं। फिल्म के अंत में ट्विस्ट लाकर थोड़ा फिल्म को संभाला गया, लेकिन एक्शन के तगड़े डोज के बाद अक्षय कुमार और करण कपाड़िया का प्रमोशनल गाना अली अली को फिल्म का मजाक उड़ाने के लिए डाल दिया गया। चलिए बात करते हैं कलाकारों की। इस फिल्म में करण कपाड़िया ने अपने भरपूर एक्शन के साथ एंट्री मारी है।
करण कपाड़िया ने एक्शन तो ठीक ठाक कर लिए, लेकिन एक्सप्रेशन के मामले में चूक गए हैं। एक्टिंग के मामले में कच्चे नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी फिल्म में करण के चेहरे के भाव एक जैसे ही हैं। सनी देओल ने अपने एक्शन इमोशन रोल के साथ फिल्म में न्याय किया है। रणवीर शर्मा ने एटीएस ऑफिसर की भूमिका में अच्छा काम किया है। हुस्ना के रूप में इश्ता दत्त के पास कुछ ज्यादा करने को नहीं था। आतंकी सरगना मकसूद के रूप में जमील खान ने रित के मुताबिक काम किया है। किसी भी थ्रिलर फिल्म को दिलचस्प बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तेज तर्रार कहानी, हैरत में डाल देने वाला सस्पेंस, साथ ही सदी हुई एक्टिंग और निर्देशन किसी भी थ्रिलर फिल्म को क्लासिक का दर्जा दिला सकती है। लेकिन सनी देओल के करण कपाड़िया की फिल्म ब्लैक कई मायनों में चूक जाती है। ब्लैक शुक्रवार को रिलीज हुई थी। इस फिल्म से डिम्पल कपाड़िया के भांजे करण कपाड़िया ने डेब्यू किया था। ब्लैक की कहानी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर सिद्धू दीवान यानी सनी देओल की है, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हेड है। वो अपनी ड्यूटी को लेकर इतना वफादार है कि वह इस मामले में किसी को नहीं बख्शता, चाहे उसका परिवार ही क्यों न हो। दीवान को एक बेहद अजीब स्थिति का सामना करना पड़ता है। जब एक जख्मी शख्स करण कपाड़िया बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचता है। इस शख्स की छाती पर बम लगा है, उसकी धड़कन पर बम की टाइमिंग सेट की गई है। सिद्धू को समझ आ जाता है कि अगर एक शख्स का दिल धड़कना बंद हुआ तो बम फट जाएगा। मुंबई शहर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और परेशानी भरी स्थिति ये भी है कि ये करण जो आतंकी है अपनी याददाश्त खो चुका है और उसे नहीं पता कि वो एक आतंकवादी है या नहीं। हालांकि खतरा केवल यही तक सीमित नहीं है। एटीएस को एहसास होता है कि मुंबई शहर को बर्बादी से पहले बचाना होगा। सनी देओल अपने 90 के दशक के हीरो वाले अंदाज में आतंकवाद पर काबू करने के लिए निकल पड़ते हैं और कई आतंकवादियों की राइफल के सामने सनी की छोटी सी रिवॉल्वर भारी पड़ती है। सनी देओल यूं तो कुछ सीन में प्रभावित करते हैं, लेकिन कई सीन में वह जमते नहीं हैं। फिल्म के मेकर्स कहीं न कहीं ये भूल जाते हैं कि अब बॉलीवुड में 20 साल पुराना दौर नहीं रह गया और फिल्मों में मेलोड्रामा की जगह लोग रियलिज्म को लेकर सतर्क हो गए हैं। डिम्पल कपाड़िया के कजन करण कपाड़िया बॉलीवुड में अपनी पहली परफॉर्मेंस से प्रभावित करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे दर्शकों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में जब प्लॉट बदलता है तो कहानी को लेकर दिलचस्पी बढ़ती है और ऐसा सिर्फ करण के परफॉर्मेंस की वजह से ही संभव हो पाता है। दुर्भाग्य से करण कपाड़िया का परफॉर्मेंस एक बेहद कंफ्यूजन कहानी के नीचे दब जाती है। इसके अलावा फिल्म में इश्ता दत्त ने भी एक्टिंग की है, लेकिन वो पूरी तरह से वेस्ट नजर आते हैं। ब्लैंक एक अच्छी थ्रिलर फिल्म हो सकती थी, मगर स्क्रिप्ट की कमियों और अति उत्साहित सनी देओल इस फिल्म की कहीं न कहीं लय बिगाड़ देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइट या रॉन्ग मूवी के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस मूवी से रिलेटेड बेहतरीन फैक्ट्स और इसकी स्टोरी। तो आप वीडियो पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार ज्यादा उम्मीदों के साथ फिल्म देखी जाए तो पसंद नहीं आती। उसी तरह कई फिल्में तब अच्छी लगती हैं जब उम्मीद कम हो। राइट या रॉन्ग इसी कैटेगरी में आती है। फिल्म पर थोड़ी मेहनत की जाती तो यह एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी, लेकिन इसके बावजूद यह निराश नहीं करती। कहानी है अजय यानी सनी देओल की, जो पुलिस ऑफिसर है। वह अपनी पत्नी यानी ईशा को पिक कर और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अजय को गोली लग जाती है और शरीर का निचला हिस्सा लकवे का शिकार हो जाता है। व्हील चेयर पर बैठकर अजय जीना नहीं चाहता। वह अपनी पत्नी और भाई को कहता है कि वो उसे मार दे। वह एक प्लान बनाता है जिससे लगता है कि उसकी मौत एक हादसे में हुई है। इसके बाद कहानी में जबरदस्त घुमाव आता है। नीरज पाठक द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शुरुआत की कुछ रील्स बेहद बोर और उबाऊ हैं। समझ में ही नहीं आता कि वे क्या दिखाना चाहते हैं। इस हिस्से में कुछ गानों को भी बेवजह ठूंसा गया है जिनका कोई मतलब नहीं है। कुछ सीन सनी और इरफान के बीच शादी को लेकर बातचीत बड़े बोरिंग हैं। फिल्म में पकड़ तब आती है जब सनी देओल अपने आप को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद चौंकाने वाले घटनाक्रम घटते हैं और फिल्म एक थ्रिलर में बदल जाती है। अपराधी सामने है और पुलिस उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। इस हिस्से में इरफान के रोल को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है और ये भी एक कारण है कि फिल्म में रुचि पैदा होती है। नीरज पाठक ने फिल्म को लिखा भी है। उनके लेखन में कुछ छोटी मोटी कमियां भी हैं जिनकी चर्चा यहाँ करने से फिल्म का सस्पेंस खुल सकता है। अगर वह फिल्म के मध्यांतर के पूर्व हिस्से को भी बेहतर लिख लेते तो यह एक उम्दा फिल्म बन सकती थी। सनी देओल के अभिनय का स्तर एक जैसा नहीं रहा। कुछ दृश्य उन्होंने बेमन से किए मानो उन्हें कोई रुचि ही नहीं है।
बैक प्रॉब्लम के कारण वे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और थुलथुले हो गए हैं। लूज शर्ट टी शर्ट पहनकर उन्होंने मोटापे को छिपाने की कोशिश की थी। इरफान खान सशक्त तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और उन्हें ज्यादा मौके दिए जाने थे। कोंकणा सेन जो रोल निभाया है वो उनके लायक नहीं था। सनी और उनके रिश्ते को भी ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। ईशा कोप्पिकर और अन्य कलाकारों का अभिनय औसत है। फिल्म के म्यूजिक के बारे में बात करना बेकार है। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी औसत है। आइए जानते हैं राइट है या रॉन्ग की फुल स्टोरी। अजय श्रीधर यानी सनी देओल और विनय पटनायक यानी इरफान खान दोनों ही अच्छे दोस्त रहते हैं। दोनों पुलिस में रहते हैं और साथ में अपराधियों को पकड़ते हैं। लेकिन एक दिन ऐसे ही अपराधियों को पकड़ते समय दुर्घटना में अजय जख्मी हो जाता है और उसके बाद पता चलता है कि वह अब चल नहीं सकता। इसके बाद वह पुलिस से सेवानिवृत्त हो जाता है। कुछ दिनों बाद यह पता चलता है कि उसने अपने भाई और पत्नी को गोली मार दिया। इस पर अजय बोलता है कि उसे लगा था कि रात को कोई चोर आया और उससे बचने के लिए उसने गोली चला दी थी। उसका दोस्त इस बात को नहीं मानता है और अपने ही दोस्त के खिलाफ सबूत ढूंढने लगता है। उसे कई सबूत भी मिल जाते हैं जिससे वह न्यायालय में इस मामले को ले जाता है। लेकिन राधिका पटनायक यानी कोंकणा सेन शर्मा को अजय के ऊपर भरोसा रहता है कि वह कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। इसके बाद विनय अदालत में अजय के खिलाफ कई सबूत पेश करता है और राधिका भी उसे बेगुनाह साबित करने के लिए कई सबूत पेश करती है। इसके बाद विनय उसे झूठ पकड़ने वाली मशीन द्वारा जांच के लिए बोलता है और उसमें भी यही सामने आता है कि अजय निर्दोष है। न्यायालय उसे इस मामले से बाहर कर देती है। इसके बाद विनय को अपनी का एहसास होता है। वह अजय से क्षमा मांगता है। अजय उसे एक चिट्ठी दे देता है और दूसरे देश के लिए हवाई जहाज के ओर जाते रहता है। चिट्ठी में लिखा होता है कि उसने ही अपनी पत्नी और भाई को मारा था, लेकिन अपने बच्चे के मोह के कारण वह अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर सकता है। उसने इसके बाद लिखा कि वह जब चलने लगा तो वह अपने परिवार को यह सुसमाचार देने घर में बिना किसी को बताए ही आ गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और भाई एक ही बिस्तर में बिना कपड़ों के लेटे हुए थे और उससे आज़ादी पाने की योजना बना रहे थे। उसके बाद वह उन दोनों को आज़ादी देने के लिए अपने आप को ही मारने वाला था कि उसके बच्चे का चेहरा उसके सामने आ गया और वह रुक गया। इसके बाद उसने उन दोनों को मिलाकर एक योजना बनाई जिससे उन दोनों को बीमा का पैसा मिल सके। वह दोनों पहले उसे मारने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में दोनों ही तैयार हो गए। उसके तहत उन दोनों को एक स्थान से बंदूक खरीदना था और फिल्म देखने के नाम पर एक स्थान पर जाके कुछ ही समय में वापस घर में आना था। जैसे ही वो दोनों घर आते हैं, अजय दोनों को एक एक करके मार देता है। विनय पूरी तरह से चिट्ठी पढ़ने के बाद सोचता है कि क्या यह सही है या गलत, और उसके बाद वह अजय को जाने देता है। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। इसमें सनी देओल अजय श्रीधर का रोल निभा रहे हैं, इरफान खान विनय पाठक का रोल निभा रहे हैं, ईशा कोप्पिकर अंशिता अंशु श्रीधर का रोल निभा रहे हैं। इस मूवी के निर्माता हैं नीरज पाठक, कृष्णन चौधरी इसके निर्देशक हैं नीरज पाठक। इसमें संगीत दिया है मोंटी शर्मा ने। इसके कलाकार हैं सनी देओल, ईशा कोप्पिकर, इरफान खान, कोंकणा सेन शर्मा, किरण खेर, दीपल शाह, गोविंद नामदेव। राइट और रॉन्ग की कहानी दो पुलिस वालों अजय सिंह यानी सनी देओल और एसीपी राड यानी इरफान खान के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता है जो उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई आरंभ कर देती है। अजय की पत्नी ईशा कोप्पिकर की हत्या हो जाती है। शक की सुई अजय की ओर इशारा करती है और उसकी मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब मामले की जांच का जिम्मा राड़े को सौंपा जाता है। विद्या यानी कोंकणा सेन शर्मा राड़े की छोटी बहन है और मुसीबत में फंसे अजय की मदद करने वाली एकमात्र शख्स है। अजय और राड़े की लड़ाई तेज हो जाती है। इस मामले की छानबीन के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं, लेकिन राज नहीं खुल पाता। यह खेल दिमाग से खेला जा रहा है। तेजी से भागती इस थ्रिलर फिल्म में क्या राइट है और क्या रॉन्ग, इसका फैसला दर्शकों को करना होगा। राइट या रॉन्ग इज ए 2010 इंडियन क्राइम थ्रिलर film directed by Neeraj Pathak, starring Sunny Deol and Irfan Khan as the lead roles. The film is based on the life on the police officer of India who later becomes a strong rebel. It also stars Konika Sen Sharma, Isha Koppikar, Aryan Vaid and Govinda Namaidu. The film was shot in Film City and released on March 12, 2010 under the banner of Heroes Now. The film has almost similar plot points to the 1995 Hollywood film Above Suspense 1995 film. Directed by Neeraj Pathak, produced by Neeraj Pathak, Krishna Chaudhary, screenplay by Neeraj Pathak, Sanjay Chauhan, story by Neeraj Pathak, starring Sunny Deol, Irfan Khan, Konika Sen Sharma, Isha Koppikar, Aryan Vaid.
Music by Monty Sharma, cinematography by Ravi Walia, editing by Ashfaq Makrani, distributed by Akun Picture Pds Limited, Mukta Arts Limited. Release date March 12, 2010. Running time 135 minutes. Country India. Language Hindi. The film have received mixed review from critics. Mulayam Shekhar of Hindustan Time and Review message of IVN have pinned the movie. While Nikhat Kazmi was Times of India and 10 others of DNA rated is above average. The film reviews have overall rating of 5/10. As of 28 March 2010, it was the surprise hit of the year even though IPL was going on. Thank you so much for watching this video. कई बार ज्यादा उम्मीदों के साथ फिल्म देखी जाए तो पसंद नहीं आती। उसी तरह कई फिल्में तब अच्छी लगती हैं जब उम्मीद कम हो। राइट या रॉन्ग इसी कैटेगरी में आती है। फिल्म पर थोड़ी मेहनत की जाती तो यह एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी, लेकिन इसके बावजूद यह निराश नहीं करती। कहानी है अजय यानी सनी देओल की, जो पुलिस ऑफिसर है। वह अपनी पत्नी यानी ईशा को पिक कर और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अजय को गोली लग जाती है और शरीर का निचला हिस्सा लकवे का शिकार हो जाता है। व्हील चेयर पर बैठकर अजय जीना नहीं चाहता। वह अपनी पत्नी और भाई को कहता है कि वो उसे मार दे। वह एक प्लान बनाता है जिससे लगता है कि उसकी मौत एक हादसे में हुई है। इसके बाद कहानी में जबरदस्त घुमाव आता है। नीरज पाठक द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शुरुआत की कुछ रील्स बेहद बोर और उबाऊ हैं। समझ में ही नहीं आता कि वे क्या दिखाना चाहते हैं। इस हिस्से में कुछ गानों को भी बेवजह ठूंसा गया है जिनका कोई मतलब नहीं है। कुछ सीन सनी और इरफान के बीच शादी को लेकर बातचीत बड़े बोरिंग हैं। फिल्म में पकड़ तब आती है जब सनी देओल अपने आप को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद चौंकाने वाले घटनाक्रम घटते हैं और फिल्म एक थ्रिलर में बदल जाती है। अपराधी सामने है और पुलिस उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। इस हिस्से में इरफान के रोल को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है और ये भी एक कारण है कि फिल्म में रुचि पैदा होती है। नीरज पाठक ने फिल्म को लिखा भी है। उनके लेखन में कुछ छोटी मोटी कमियां भी हैं जिनकी चर्चा यहाँ करने से फिल्म का सस्पेंस खुल सकता है। फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतजार महीने भर पहले से ही कर रहे थे। जी हाँ, कम लोगों को ही पता है कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की कहानी पर आधारित है। बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। बाद में लड़की की शिनाख्त होने पर उसे एक नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया। बूटा सिंह अपनी पत्नी को पाकिस्तान लेने चला गया बिना जरूरी कागजात के। लड़की पर घर वालों का दबाव पड़ा तो उसने वापस भारत आने से मना कर दिया। कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई थी ये कहानी। फिर अनिल शर्मा ने सनी देओल से बात की। अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने यह कहानी सुनी। सनी देओल बताते हैं, हाँ, ये फिल्म लेकर मेरे पास नितिन कैनी, अनिल शर्मा जी, कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे। कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी। लेकिन उन दोनों मेरे पास फिल्में इतनी थी कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर किसी तरह से फिल्म बनी और बहुत अच्छी फिल्म बनी। कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया था। यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म की हीरोइन सकीना को मर जाना था। लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देओल ने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया। सनी देओल बताते हैं कि फिल्म की ओरिजिनल कहानी ये थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी। लेकिन इस बारे में जब हमने आपस में चर्चा की, इससे पब्लिक नाराज हो सकती है और प्रेम कथा के इस अंत को लेकर ही गदर मच जाएगा। तो हमने फिल्म को सुखांत रखने का फैसला किया। सनी देओल कहते हैं, फिल्म गदर के मेकर्स की तिजोरियां भर गई थी। फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि खुद इसके मेकर्स को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे लिए फिल्म का इतना ज्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर आया। कई साल मेरे पास फिल्मों के ऑफर्स आते रहे जिसमें हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही उनके आसपास का था। लोगों ने मेरा जो रूप रौद्र पर्दे पर देखा, उसने मेरी एक अलग ही छवि बना दी थी।
इस छवि से बाहर निकलने में मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार मैंने ये करने से भी कामयाबी पाई। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है, जब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ चीरकर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है। अमीषा पटेल का सकीना बेगम के तौर पर चयन होने से पहले निर्देशक अनिल शर्मा ने सैकड़ों लड़कियों का ऑडिशन लिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमीषा को काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक पीरियड फिल्म थी और अमीषा का किरदार एक मुस्लिम लड़की का था। 6 महीने तक लगातार अमीषा की फिल्म के संवादों के लिए ट्रेनिंग चली थी। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुचर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में थे। गदर में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने